ह्यूमंस एक बड़ी अजीब सी प्राणी है, बड़ी अजीब सी स्पीशीज़ है। हम लोग सारा ध्यान सारा टाइम बस पैसा 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 कमाने पे लग जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे तो ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि यही पैसा कमाते वक्त जो हमने टाइम लूज़ किया है, जो हमने ध्यान नहीं दिया अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, और जल्दी के ज़माने में फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट ही जी रहे हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को इकट्ठा कर जा रहे हैं। और फिर ये पैसा चाहे आपके पास जितना भी हो, खर्चने के बाद भी वो हेल्थ स्टेटस आप दोबारा नहीं पा सकते, जो मर्जी कर लो आप, कितना भी पैसा लगा लो, देयर आर नो वेज टू डू इट। और उसके बावजूद, उसके अलावा हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो इन द सेम वे कि वो एक एक डिजीज पे काम करता रहता है, जो रियल कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ऑल क्रॉनिक डिजीज पे कोई काम करता नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग ऑल द मनी यू हैव, यू कैन नॉट गेट योर हेल्थ बैक, कभी भी नहीं। और यही दलाई लामा जी ने भी कहा है। इसलिए एक बशर की एक कविता है, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग योर लाइफ स्पैन, ठीक है, आप लंबा जी रहे हो, जीते रहो, लेकिन मान लो आप 80 साल जी जाते हो, जैसे हमने बहुत सारी मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से आज हमारा लाइफ सर्वाइवल अभी तक की हिस्ट्री में ह्यूमन स्पीशीज़ की सबसे ज़्यादा हो गया है। 80 साल जी रहे हो, लेकिन अगर आखिरी 20 साल आपके बार बार कीमोथेरेपी कराने में जा रहे हैं, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, आपके बच्चे चाहते हैं कि आप हमारे साथ घूमने चाहो, आप जा नहीं पाते हो, आप क्योंकि आपको डायलिसिस हर हफ्ते 2 बार कराना पड़ता है, तो आप मजबूर हो कि ऐसी ज़िंदगी का फिर कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लाइफ स्पैन को लंबा लेने का भी क्या पॉइंट है, जब आप ज़िंदगी एकलौती ज़िंदगी मिली है। और इस ज़िंदगी का बेसिक एम क्या है एक्चुअली? द एम इज़ यूजिंग दिस बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू एवोल्यूट योर सेल्फ, एवोल्यूट योर सोच, अपनी नए नए एक्सपीरियंस लेना, नई नई चीज़ों को सीखना। और अगर आध्यात्मिक भगवत गीता के द्वारा जाने तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो मोक्ष की तरफ बढ़ना है, जिसके लिए शायद एक जन्म कम पड़ जाता है, तो बार बार उसके अपने आध्यात्मिक उन्नति करते रहना। एक जन्म जो जिसके अगर साल बढ़ा दिए जाएं तो हो सकता है आप इसी जन्म में ये आध्यात्मिक उन्नति कर लो, तो एटलीस्ट इसके साल और कामयाबी से ऐसे बढ़ाना है कि इसके साथ साथ आप बिना दवाई बिना बीमारियों के भी जियो, क्योंकि बीमार आदमी से कोई आध्यात्मिक काम होता भी नहीं है। यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर लाइफ डेस्टिनी, या आप अपने जो भी आपकी लाइफ कॉलिंग है उसको आप पूरा नहीं कर पाते। तो बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Dr. Jayant Sharma. I am a father of 2 beautiful angels, a medical practitioner, been practicing homeopathy since last 15 years, an ultramarathon who have completed 2 highest world ultramarathons in Silk Route Ultra and Khardungla Challenge. Avid gardening enthusiast, जो ये बिलीव करता है कि हमें अपना खाना खुद उगा लेना चाहिए जितना हो सके, even living in urban areas. A psychotherapy consultant and the founder of this प्रोत्साहन प्रोग्राम, जो आदर्श होम्योपैथी में हमारा मेन एम है इस प्रोग्राम का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज इम्पार्ट कर पाएँ और सिखा पाएँ, एंड एग्जाम्पल की तरह लीड एज एन एग्जाम्पल कि भाई आप लोग भी ये कर सकते हो ताकि अपने हेल्थ स्टेटस और लाइफ स्पैन को बढ़ाएं। इस प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे हमारे गुरुजन जो हैं डॉक्टर हैनेमन, महर्षि वाघभट्ट एंड सर विलियम ऑसलर, इनकी इंस्पिरेशंस हैं। इनका मानना था कि 95% बीमारियाँ, ऑलमोस्ट 90% ह्यूमन डिजीजेज, क्रॉनिक डिजीजेज कैन बी क्योर्ड लिविंग एट योर होम। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मेंटेनिंग कॉज हटा दीजिए डिजीज़ की तो आप डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। और इन्हीं के इंस्पिरेशन से ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया गया है। द स्ट्रक्चर फॉर टुडेज वेबिनार विल बी, आपने सुना नहीं होगा वैसे ही पहले, एजिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस ह्यूमन डिजीज़। आप एजिंग को एक इनएविटेबल ट्रूथ की तरह मान के बैठे हो कि भाई बुढ़ा तो सबने होना है, एज तो एक पार्ट एंड पार्सल। अगर मैं कहूँ ये गलत है, ये एक बीमारी है और सबसे बड़ी बीमारी है, तो शायद आपने ये पहले नहीं सुना होगा और ये आपको एक अध्ययन होगा। वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल एंड एलाबोरेट अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इन कमिंग टाइम, इन फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैंसर्स के लिए जो भी मिथ्स हैं और उसको करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर कैंसर से लड़ना है या उसे ठीक करना है। देन वी विल अंडरस्टैंड कैंसर एट ए सेलुलर लेवल कि एक्चुअली होता क्या है। हमारे नॉर्मल सेल्स ही तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाई डज दिस हैपन? देन हम जानेंगे कि क्या ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमें कैंसर दे रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे आप
सीमिंगली हेल्दी मान के रोज यूज कर रहे हैं, जो आपको अभी भी कैंसर दे रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम कैंसर से लड़े, क्या डाइट में हमारी गलती है जो हमें कैंसर का रिस्क दे रही है, और कैसे हम उसको हील करें। सिर्फ डाइट नहीं, हम पूरी होलिस्टिक अप्रोच आपको बताएंगे, ऑल द प्रोटोकॉल्स विच वी फॉलो इन आवर प्रोत्साहन प्रोग्राम। एंड उसके बाद लास्ट में जो भी आपकी क्वेरीज रह जाएंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके फीडबैक होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाई वी कॉल इट, कि सबसे ज़्यादा बड़ी डिजीज़ जो है एजिंग है। ये आपने सुना भी नहीं है और एजिंग को आप एक्सेप्ट करके बैठे। सी दिस इज ए ग्राफ, दिस इज स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम WHO। एज यू रीच योर 40s, you name any chronic disease, कैंसर ले लीजिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, you name any disease, even dementia, diabetes. As you reach 40 and as you reach 70, the risk increase many folds, as it is evident in the graph in front of you. तो अगर 40 तक ऐसा क्या होता है, या 20 की उम्र तक ऐसा क्या होता है कि ये बीमारियां नहीं आती, 40 के बाद ये बीमारियां एकदम से इतनी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो हम इस 40 से 70 के बीच में जो बदलाव आ रहे हैं, इसको अगर रोक दें या कुछ हद तक रिवर्स कर ले, तो हम बहुत सी क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। बट उससे पहले हमें पहले इस डिनाइल से निकलना पड़ेगा, इस एक्सेप्टेंस से निकलना पड़ेगा कि एजिंग इज ए डिजीज। ये समझना पड़ेगा। हम इस डिनाइल में है कि एजिंग इज ए रियलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ, अल्टीमेट ट्रूथ। ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स डेथ इज ए रियलिटी, डेथ तो एक ट्रूथ है, बट ये भी अगर आप आगे जाके मैं कहूँ तो हो सकता है डेथ को भी डिनाई किया जा सकता है इन फ्यूचर। बट एटलीस्ट ये तो समझ सकते हैं कि एजिंग को, मान लो आप 100 साल ही जियो, लेकिन 100 साल एविडेंटली काम करते हुए, अपनी लाइफ कॉलिंग को पूरा करते हुए जी। ठीक है, ये आज का गोल रहेगा, आपको समझाते हैं। सेलुलर लेवल पे जब हमने कहा कि नॉर्मल सेल्स ही कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसा क्या होता है उनके बीच में जो वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं। हमारी बॉडी के सभी सेल्स, चाहे वो जेनेटिक गैमेट्स हों, जीन्स हो जिनमें, मतलब गैमेट्स जिनसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स लाते हैं दुनिया में, या हमारे बाकी बॉडी के सेल्स हो जिनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, दे ऑल अंडरगो डिविजन्स। हमने यहाँ माइटोसिस की बात की कि दिस इज मोर रेलेवेंट टू कैंसर्स। तो जब भी माइटोसिस होता है, हमारे क्रोमोसोमल मटेरियल, जो DNA मटेरियल है, द जेनेटिक डिजिटल इंफॉर्मेशन, इट इज़ द इंफॉर्मेशन जो हमारी पूरी लाइफ डिसाइड करती है, हमारी पूरी हेल्थ डिसाइड करती है। तो ये इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट की जाती है। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। इनको डिवाइड किया जाता है, रेप्लिकेट करके 2 पार्ट डबल किया जाता है, इनकी कॉपिंग होती है, और फिर इसको डिवाइड करके एक एक कॉपी दोनों सेल्स को दिए जाते हैं, जो डॉटर सेल्स की तरह, अलग अलग सेल्स एक इंडिपेंडेंट सेल्स की तरह फिर अपनी लाइफ वो करते हैं। तो जब ये डिवीजन कंट्रोल्ड वे में होती है तो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहती है, हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स काम करते रहते हैं बिल्कुल ठीक तरीके से। बट जब ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते रहते हैं, और डिवीजन के साथ साथ ये अपनी आइडेंटिटी भी लॉस कर देते हैं, अपने फंक्शन को भी लॉस कर देते हैं। जो नॉर्मल, मान लो लिवर सेल्स ने अगर जो लिवर का काम करना था, वो लिवर का फंक्शन ही लॉस कर दे, और अनडिवाइडेड, बहुत ज़्यादा तेजी से डिवाइड करने जाए अनकंट्रोल्ड मैनर। इसी को तो ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं। कैंसर की डेफिनेशन यही है। तो अब ये क्यों होता है, ऐसा क्या है? तो पहले एम्ब्रियो की डेवलपमेंट समझते हैं। एक सिंगल सेल जिससे आप बचपन में, मतलब आपके मदर्स वूम में आप स्टार्ट करते हैं आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है, और वही एक सिंगल सेल फिर सभी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। हैव यू एवर पॉज्ड टू थिंक ओवर इट कि एक सेल है, उसमें DNA तो सेम है, फिर वही डिवाइड हो रहा है, तो DNA इन्फॉर्मेशन तो सेम सब में जा रही है, फिर भी एक सेल, एक ऑर्गन लिवर सेल्स की तरह काम कर रहा है, एक ऑर्गन ब्रेन न्यूरॉन्स की तरह काम कर रहा है, एक स्किन सेल्स की तरह काम कर रहा है। व्हाई डज दिस हैपन? एक हार्ट सेल्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्या होता है? क्यों ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं? इसके पीछे क्या साइंस है, क्यों ऐसा होता है? सी, दिस इज वेडिंगटन लैंडस्केप। इन्होंने क्या कंपेयर किया कि जो ये एक मार्बल है, स्टेम सेल्स, जो सिंगल सेल एम्ब्रियो था, जाइगोट था, वो एक सिंगल मार्बल है। अब ये मार्बल जैसे से डिवाइड होता है, इट रोल्स डाउन ए वैली, और इस वैली में जैसे अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग वैलीज होती हैं, एक एक मार्बल उस वैलीज में डिवाइड होते होते चला जाता है, जैसे ऑर्गन, स्किन, बोन्स, मसल्स, ब्लड, ऐसे ऐसे। ठीक है, बट क्योंकि ये वैलीज हैं, बट अर्थक्वेक तो आते हैं दुनिया में, तो हमारा भी DNA डैमेज होता है, हम भी बहुत सारे एनवायरमेंटल
रिस्क फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल डेट्रीमेंट्स को फोकस करते हैं। तो उस वजह से अर्थक्वेक से ये वैलीज हिल जाती हैं। तो कभी एक मार्बल दूसरे मार्बल की जगह चले जाता है और उस वजह से फिर हमारी ऑर्गन्स में डिसफंक्शन होता है, उनकी एजिंग बढ़ती है, सीनेसेंस आता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो कैसे डिवाइड करता है आगे बताऊंगा मैं कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये डिसाइड करती कौन सी ट्रांसक्रिप्शन होगी कौन सी नहीं। उससे पहले हम डिस्कस कर लें डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। He is a scientist in Harvard. He has 2 labs, one in Sydney University and one in Harvard University. He is the latest, most modern research in the field of aging and longevity. And according to him, aging की information theory इन्होंने दी है। Aging क्यों होती है? Because we lose this information, जो genetic information है ना DNA में, वो lose करते हैं, तभी एजिंग होती है। और एजिंग हो रही है तो फिर आप कैंसर और बाकी बीमारियों के साथ, जैसे अभी ग्राफ में बताया, आप प्रोन हो रहे हो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और एजिंग के कुछ हॉलमार्क्स हैं। एक्सक्यूज मी फॉर द स्लाइड्स बिकॉज आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक बिकॉज आई एम ए वेरी ओल्ड फैशन्ड काइंड ऑफ ए रीडर। आई डू नॉट रीड थिंग्स ऑन स्क्रीन्स, किंडल एंड ऑल, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको फोटोग्राफ्स ऐसी लग रही। दीज आर द 7 साइंस, 7 हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग। सी, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, टेलोमियर एट्रिशन। टेलोमियर क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं, धीरे धीरे टेलोमियर शॉर्टनिंग हो जाती है। पहले बहुत सारी स्टडीज या थ्योरीज आई थी एजिंग को लेके और डिजीज को लेके, जिसमें इनमें से एक दो चीज़ों को इम्प्लीट किया था, बट होलिस्टिकली कोई अप्रोच समझ नहीं पा रहा था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा यूनिफाइड सारे हॉलमार्क्स, क्योंकि एक ही थ्योरी उसको सबको एक्सप्लेन कर दे। देन एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस। एपिजेनेटिक क्या होता है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। अभी के लिए आप बस नाम जाने। लॉस ऑफ प्रोटियोस्टेसिस, यानी कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि एक सेल क्या फंक्शन करेगा, उनका जो स्टेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है। देन डीरेगुलेट न्यूट्रिशन सेंसिंग, जैसे आप शुगर बहुत खाते हो तो शुगर की सेंसिंग गलत होकर इंसुलिन बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाती है एंड ऑल दोज थिंग्स। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, सेलुलर सेनेस। पहले एक थ्योरी आई थी कि वो बोलती है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से ही सारी बीमारी होती है, बट इट इज जस्ट वन फैक्टर, वन हॉलमार्क ऑफ एजिंग। सेलुलर सीनेंसेंस मीन्स सेल कैसे कैसे बुढ़े हो जाते हैं, एज कर अपना लॉस करते हैं फंक्शन को और आइडेंटिटी। देन स्टेम सेल एग्जॉशन। स्टेम सेल्स इसलिए दिए जाते हैं कि नए सेल्स बार बार बनते रहे उन्हीं सेल से, बट अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपके नए सेल्स बनेंगे नहीं, तो आपके पुराने सेल्स जो फंक्शन लूज कर चुके हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे और आपका ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, जो भी ऑर्गन का आप नाम लें। देन ऑल्टर्ड इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल का जो कम्युनिकेशन जानिए, बिकॉज आवर बॉडी इज एन इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स। तो इनकी इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि जैसे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, चाहे एंडोजीनस हो या एक्सोजीनस, यानी बाहर से आए या अंदर से आए, हमारे डीएनए को डैमेज करती है। डीएनए डैमेज होता है तो हमारा जीनोम, जो भी हमने बात की थी जिसमें डीएनए है, वो इंस्टेबल होता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ डीएनए होती है तो एपिजेनेटिक रेगुलेशन को खराब करता है और उसी से फिर एजिंग और डेथ की तरफ और डिजीज आती है। इनकी हार्वर्ड द सिंक्लेयर लैब नाम से लैब है। इनका मानना है कि जब ये डीएनए डैमेज होता है, इस डीएनए डैमेज को ठीक करने के लिए हमारे एपिजेनेटिक फैक्टर्स, कुछ जीन्स हैं जिनका काम है डीएनए को रिपेयर करना, वो मूव करते हैं उन डीएनए ब्रेकेज साइट्स पे, उनको रिपेयर करती है। बट बाय द टाइम ये मूव करते हैं जब, और इनमें से कुछ फिर वो वापस नहीं आ पाते अपनी लोकेशन पे, तो जिन जीन्स को वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे थे, उनकी बैलेंस डिसरेगुलेट हो जाती है और फिर हम प्रोटीन्स जो बनने हैं, जीन्स जो सेल्स ने प्रोटीन बनाने हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। मुझे पता है आपको अभी ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, बट मैं इस सब को इलेबोरेट करूँगा इन डिटेल। देखिए, डीएनए डैमेज हुआ, आप चाहे सिगरेट स्मोकिंग ले लीजिए। देखिए, स्मोकर्स आर एटलीस्ट 20 to 30 ईयर्स ओल्डर देन देयर एक्चुअल एज, यानी बायोलॉजिकल एज उनकी हमेशा 20 से 30 साल आगे चलती है, हमेशा, चाहे टू टेक एनी स्मोकर, चेन स्मोकर्स। तो स्मोकिंग होगी और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन, जिसके लिए हम टेस्ट कराते हैं सीआरपी, एचएससीआरपी एक्सेट्रा, मोस्टली आप लोग नहीं कराते हो, बट हमारे प्रोत्साहन प्रोफाइल में जब हम इंडेक्ट करते हैं लोगों को, तो ये टेस्ट जरूर कराते हैं। तो ये सब आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए में इन्फॉर्मेशन है, वो डैमेज हो गई। अब जब उसने सेल को कॉपी करना है नई इन्फॉर्मेशन, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को वो रीड ही नहीं कर पाएगा, और फिर उसमें जो रीड नहीं कर पाएगा तो वो जो प्रोटीन उसको बनाना है, जैसे लिवर सेल्स को अगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोटीन बनाना है, वो बना नहीं पाएगा, तो वो लिवर सेल का काम लूज कर देगा। ब्रेन सेल को, न्यूरॉन्स को, उनकी माइलिन शीट को बनाना है, तो माइलिन शीट नहीं बन पाएगी, तो जो इंटरसेलुलर ट्रांसमिशन है ऑफ इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाती है, वो नहीं बन होगी, तो आपको पैरों में सुनपन, झंझनाहट, ये सब सिम्टम आएंगे।
तो ये सब उसके वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे डीएनए मेथाइलेशन, टेलोमेर शॉर्टनिंग, माइटोकॉन्ड्रियल हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को याद रखिएगा, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन। देन माइक्रोसाइट मतलब माइक्रो डीएनए इंस्टेबिलिटी, जो क्योंकि बाकी ऑर्गन्स में भी जैसे राइबोसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, उनमें भी इंस्टेबिलिटी आती है। तो इन चीज़ों को आप अभी टेक्निकली समझिए, बस नाम की तरह जानिए। बेसिक प्रिमिटिव एक सर्किट था जब हमारा पहला मॉलिक्यूल बनाना इस अर्थ पे, आज से 4-5 बिलियन साल पहले, तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था माइक। तो वो जो डेवलप किया उसने क्या किया, रिप्रोड्यूस करता था। तो इसके बेसिकली वेरी सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो 2 जीन होते थे, ए जीन एंड बी जीन इसके जेनेटिक मटेरियल में। ए जीन का काम था कि जब ए जीन ऑन होता था तो रिप्रोडक्शन को रोकता था। ये ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि मान लो आइस एज आ गई या कोई कॉस्मिक रेडिएशन आ गई, या जिस पानी की लेक में मॉलिक्यूल्स डेवलप कर रहे थे वहाँ पानी की कमी होगी, सूख गई, अब वहाँ पे रिसोर्सेज कम हो गई, तो नए सेल रिप्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। तो फिर ये जीन ए रिप्रोडक्शन को रोक देता था ऑन होके, और एक जीन बी था, ये इसलिए किया गया था कि सर्वाइवल और होता रहे, ये सेल अपने आप को जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को पहले बचाएं। रिप्रोडक्शन तब करेंगे जब फिर से कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जाएगा, जब इन्वायरमेंट फिर से ठीक हो जाएगा। तो जीन बी जो था उसका काम था, वो एक प्रोटीन ऐसा बनाता था जो जीन ए को स्विच ऑफ करता था, ताकि जब अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन मिले तो फिर से रिप्रोडक्शन शुरू करें। क्योंकि रिप्रोड्यूस करना तो एक बेसिक नियम है हर सेल्स का। आपके भी बॉडी में हर सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके बाल बड़े होते हैं, स्किन सेल चेंज होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में भी हर टाइम चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन देयर टाइम जोन। जैसे 120 दिन में आपके आरबीसीज नए बन जाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो जब भी डीएनए में डैमेज हुआ, मान लो एक कॉस्मिक रेडिएशन आ गई, बुरे हालात आ गए आपको, ठीक है, आपने कुछ केमिकल खा लिया, तो डीएनए का ब्रेकेज हुआ। इस डीएनए को ब्रेक करने की ड्यूटी थी जीन बी की। तो वही प्रोटीन जो जीन बी बनाता था, वो प्रोटीन फिर उस डीएनए ब्रेकेज साइट पे जाता था, उस डीएनए को रिपेयर करता था। बट यही प्रोटीन हमने बताया कि जीन ए को भी टर्न ऑफ रखता है। तो जब ये वहाँ साइड से हटता तो जीन ए टर्न ऑन हो जाता था, और फिर फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन रुक जाती, क्योंकि हालात नहीं है। इसी सर्वाइवल सर्किट, ये सर्वाइवल सर्किट है जीन ए और बी का बैलेंस। तो जीन ए का काम है रिप्रोडक्शन को रोकना, समझिएगा। जीन बी का काम है इस रिप्रोडक्शन के जीन को ऑफ करना, ताकि रिप्रोडक्शन सुचारू रूप से चलती रहे। बट डीएनए डैमेज के टाइम यही बी जीन का मॉलिक्यूल या प्रोटीन या एंजाइम जाके उस डीएनए को रिपेयर करता है, तो रिप्रोडक्शन रुक जाती थी। ये ए एंड बी, ये सर्वाइवल सर्किट का कृत्रिम रूप या एवोल्यूशनरी या कॉम्प्लिकेटेड रूप हम सब, आप सब, जितने भी जानवर आप देखते हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके आसपास है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सब में ये सर्वाइवल सर्किट आज भी मौजूद है। बट इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप, क्योंकि इतने साल हो गए तो हमने और भी फंक्शंस इन जीन्स को ऐड ऑन किए। तो ये जो मैंने अभी समझाया आपने समझा, डीएनए डैमेज होता है तो ये इन एंजाइम्स को सर्ट्यूइंस कहते हैं, और इनके जीन्स को भी सर्ट कहते हैं, SIRT2 SIRT1। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात होगी। तो डीएनए रिपेयर के लिए चले गए, तो जो उनका जीन एक्सप्रेशन था, जो उन्होंने रेगुलेट करना था, वो नहीं कर पाए। सर्ट की फुल फॉर्म है साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर। किस जीन को साइलेंट करना है, किस जीन को ऑन करना है, ये इनका काम था। ये इसी बुक के परसेप्ट्स हैं। इसी बात को इन्होंने कहा है कि सर्ट एंजाइम जब ये डीएनए की साइड पर चला जाता था, तो ये जो मैंने आपको बताई, तो वो उस जीन को रेगुलेट नहीं कर पाता जो उसकी ड्यूटी थी, चाहे मेटिंग टाइप जीन हो, क्योंकि अब तो ह्यूमंस में और जीन्स है। इसको कहते थे एपिजेनेटिक नॉइस। एपिजेनेटिक्स इसी को कहते हैं, ये जो जीन्स हो रहे हैं ना, इनको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। HDAC, ये जीन क्या करता है केमिकली, ये हिस्टोन डी एसिटाइलेट कर, मैंने बोला हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स क्या है अभी समझाते हैं आगे जाके। ऐसे ही डीएनए रिपेयर, इन्फ्लामेशन, सेल डिवीजन, ये बहुत सारे काम है। आप सर्ट्यून्स को समझिए कि एक ये आपकी रैपिड एक्शन फोर्स है, या आपकी NDRF है, जैसे हमारे होते हैं ना, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। जब भी डिजास्टर होगा, डीएनए ब्रेक होगा कहीं पे भी, ये जाके उसको ठीक करेंगे। और इसके मल्टीपल और काम है, चाहे किसी भी तरह की कैलेमिटीज है, इन्हीं का काम होता है। डीएनए रिपेयर, डीएनए स्टेबिलिटी, सेल सर्वाइवेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सब में इसका रोल है। तो वो जो हॉलमार्क ऑफ एजिंग देखी थी हमने, उन सबको ये जीन्स ही स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हुए हॉलमार्क्स को पैदा करते हैं, या रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जब प्रोटीन की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि प्रोटीन बनता कैसे सेल में। हमारे डीएनए में एक इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जैसे आप डीवीडीज के ज़माने में डीवीडी चलाते थे ना, तो डीवीडी में कुछ गाने होते थे, और डीवीडी रीडर के ऊपर या
जो आपकी डीवीडी राइटर था उसके ऊपर एक लेंस हुआ करता था, आपको याद हो तो कैसे वो डीवीडी को पढ़ता था, लेंस मूव करता था, तो डीवीडी की जिस लोकेशन पे उसने पढ़ा वो गाना बजता था, ऐसे ही होता था ना। ऐसा ही डीएनए के जिस लोकेशन पे उसका रीडर जाएगा वहाँ पे वो पार्ट एमआरएनए की तरह ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर यही गाना जाके उसको रीड करके, ऑब्जर्व करके, प्रोसेस करके आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देता था, तो आपका गाना बजता था। तो यही एमआरएनए फिर राइबोसोम में जाता है, वो उसको एक जेनेटिक कोड देता है। जैसे आपकी कोडिंग होती है ना, जो आप लोग कंप्यूटर के फील्ड से, तो बाइनरी कोडिंग होती है, तो यहाँ क्वार्टरनरी कोडिंग होती है। ATGC 4 ऐसे बेसिक कोड्स हैं डीएनए के अंदर, और इससे बहुत सारी परम्यूटेशन कम्युनिकेशन बन सकते हैं। सब सोचे बाइनरी लैंग्वेज इतना कुछ कंप्यूटर में कर सकता है, तो क्वार्टरनरी क्या क्या कर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये राइबोसोम फिर वो प्रोटीन बनाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आएगी। बट अगर राइबोसोम में करेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो यहाँ राइबोसोम में कुछ डिजीज कॉजिंग प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने लगे। अब जो हिस्टोन डीएसिटाइलेटेस की बात की, आप एक डीएनए के स्ट्रैंड को जब ओपन करेंगे ना, वो 6 फीट लंबा है। अब 6 फीट लंबा डीएनए का स्ट्रैंड कैसे इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर फिट किया जाता है? तो इसके लिए नेचर ने एक तरीका निकाला है, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स को आप एक अपनी माला की तरह, बीड्स की तरह रख लो। हिस्टोन्स के चारों तरफ ये डीएनए का, ये डीएनए जो ब्लू आप स्ट्रैंड देख रही है, ये डीएनए, इसमें वही चारों जीन के वेरियस कोड्स हैं, ATGC। ये इनके अराउंड रिवॉल्व करके इनको बीडिंग की तरह स्ट्रक्चर दिया गया, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा गया। ये क्लोज्ड क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन विद डीएनए इज वेयर योर एपिजेनेटिक्स स्टैंड। और जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स सिर्फ इस ब्लू स्ट्रैंड में यानी डीएनए में। तो डीएनए इज जेनेटिक्स and this whole structure with the histones is, and the whole chromatin structure is known as epigenetics। तो ये जो क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन, जब ये डेंसली पैक्ड होता है, जो नॉर्मल लिविंग सेल्स में होता है, तभी ये एक छोटे से सेल्स के फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाता है। और जब इसको रीड करना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है, तो इसको ये ओपन अप होना पड़ेगा। जब ये ओपन होगा तभी तो वो डीएनए का स्ट्रैंड दिखेगा, और तभी तो यहाँ से कोड आपके एमआरएनए की फॉर्म में कॉपी होगा। तो इसको कहते हैं ओपन क्रोमेटिन। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, ये ओपन होने को कहते हैं एसिटाइलेशन, और डीएसिटाइलेशन कहते हैं कंडेंस होने को। तो जो हमने बात की सर्टुइंस की, जो जीन बी की बात की, वो कैसे ऑफ रखता है? क्योंकि वो डीएसिटाइलेट है, वो उसको कंडेंस फॉर्म में कर देगा, तो अपने डीएनए को कंडेंस कर देगा जब, तो उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं होगी, तो वो जो जीन ए था जिसका काम रिप्रोडक्शन को रोकना था, वो ऑफ हो जाएगा और रिप्रोडक्शन चालू रहेगी। बट जब ये चले जाएगा डीएनए रिपेयर को, ये सर्टिन, तो फिर वो जीन जो है वो जो है क्रोमेटिन या डीएनए खुल जाएगा अपने आप को, तो फिर यूकैरियोट, मतलब इजीली पढ़ा जाएगा फिर वो यूकैरियोट सेल्स में, और फिर उसी वजह से आपकी ये देखा ना, क्लोज कर रिलैक्स हो जाएगी क्रोमेटिन। अब यहाँ से पूरा कोड एक्सपोज हो गया, अब ये डीएनए में जो भी कोड था वो यहाँ चला जाएगा, और फिर ये, तो कौन सा कोड कब किस सेल में जाना, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सर्टुइंस और हमारी डीएनए ब्रेकेज, क्योंकि उस सर्टुइंस को मजबूरी में डीएनए ब्रेक करने पे जाना है। बट अगर डीएनए ब्रेकेज बार बार होता रहे, जितना आप सारे दिन में गलतियां करते हो, जितनी बार आप चाय पीते हो ना, एक तरह से डीएनए ब्रेकेज कर रहे हो अपनी। सोचो, इतनी छोटी सी बात, वो मैं समझाऊंगा डिटेल में। तो जितनी बार आप गलतियां कर रहे हो अपनी दिन की आदतों में, उतनी बार आप डीएनए को ब्रेक कर रहे हो, और उतनी बार इस सर्टुइन फोर्स को, जो आपकी डिजास्टर मैच फोर्स को, बार बार डीएनए ब्रेक को ठीक करने जाना है। और उसकी वजह से जिस जीन्स को ऑफ रहना चाहिए वो बार बार ऑन हो रहे हैं। उसमें हो सकता है कुछ ऐसे जीन पे जो आपको कैंसर दे रहे हैं, वो भी मैं अभी विद डॉक्यूमेंट प्रूफ करूंगा। जब ज़्यादा मात्रा में ये हो जाता है, तो वो जो राइबोसोम था ना, वो राइबोसोम के पास कुछ रिंग्स इकट्ठी होने लगती है, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल राइबोसोमल डीएनए। क्योंकि राइबोसोम भी बनाएगा, लेकिन वो अच्छे कोड्स बना नहीं पा रहा, वो ओवर पावर हो गया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, तो ये रिंग्स इकट्ठी होने लगती है। और यही रिंग्स फिर हमें जाके, जितने भी आपके ओल्ड सेल्स में होंगे उतना नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा होगा। ये डॉक्टर सिंक्लेयर ने ये स्टडी यीस्ट सेल के ऊपर की है, और माइस के ऊपर भी। तो ये देखा गया है कि ये ऐसे रिंग्स इकट्ठी होती रहती है। हार्वर्ड कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की एक लैब है इनकी, सिंक्लेयर लैब, वहाँ पे इन्होंने प्रूव किया है कि जैसे जैसे यीस्ट के सेल्स होते हैं, डॉटर सेल्स में कुछ रिंग्स आती है, और बाद में जब रिंग्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपके डॉटर सेल्स के अंदर और ज़्यादा रिंग्स आने लगती है। तो जो मदर सेल होती है उसमें रिंग्स ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से उसका आइडेंटिटी लूज हो जाती है, वो बड़ा साइज़ का हो जाता है, मोटे हो जाते हैं। हम सब मोटे होते हैं ना, और हम बुढ़े होने पे रिप्रोड्यूस तो नहीं करते, ना हमारी इच्छा रहती है, ना हमारी कैपेबिलिटी रहती है टू कंटिन्यूली डूइंग सेक्स। तो यही एज जीन के हॉलमार्क्स हैं।
और ऐसे ही जीज सेल फिर डिवाइड करना रुक जाता है और एक टाइम पे आके मर जाता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग्स आर दोज रिंग्स विच गिव्स यू, और इन रिंग्स की मात्रा को उन्होंने क्या टेस्ट किया कि एक चूहे में ये जो सर्टविन्स है इसका एक एक्स्ट्रा कॉपी जीन इम्प्लांट कर दिया, तो ये रिंग कम हो गई, तो वो चूहा 2 साल की उसकी उम्र होती है ओनली, तो भी जवान होके मैराथन्स भागने लग गया, मतलब उसको 5-6 किलोमीटर की उन्होंने ट्रेडमिल टेस्ट भी किया। तो ये सब इन्होंने लैब्स में टेस्ट करके पब्लिश किए हुए पेपर्स। लॉन्गेविटी जीन्स सर्टविन्स के साथ साथ और भी कुछ आइडेंटिफाइड जीन्स हैं। पूरे ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 20,000 जीन्स हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 3 टाइप के जीन्स ही आइडेंटिफाई कर पाए, कोई तकरीबन 20 जीन्स जिनको लॉन्गेविटी जीन्स बोला जाता है। इसमें ये सर्ट्यून्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर जिनका नाम है, उसके बाद है mTOR, मैमेलियन टॉर मीन्स टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, जीन्स के नाम इसी तरह से रखे जाते हैं डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ को रिएक्ट करते हैं या किसी ने उनको ईजाद किया ऐसे। एंड AMPK, AMP क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेशन काइनेस। ये AMP जो होता है ये हमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ATP से एनर्जी जब लॉस होती है तो AMP मॉलिक्यूल बनता है, वो भी एनर्जी देता है। तो जितना एनर्जी रेगुलेशन है, जितनी आप चीनी खा रहे हो, जितनी ग्लूकोज खा रहे हो, जिसको उसको पचाना है, ये सारा काम इस जीन्स का है। तो ये 3 तरह के जीन्स मैंने बताया। साइलेंस ट्रांसक्रिप्शन, इसका मेन काम है डीएनए के रेबोसोमल डीएनए और टेलोमेयर्स को करेक्ट करना, ठीक करना, डीएनए रिपेयर को ठीक करना, और रेप्लिकेटिव लाइफ स्पैन को बढ़ाना। mTOR का काम है ऑटोफेगी, यानी अपने ही खराब सेल्स को खाना, एपोप्टोसिस एंड रेगुलेटेड सेल मतलब सेल प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करना। कैंसर क्या है, अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन विद लॉस ऑफ फंक्शन। एंड AMP का काम है जो भी आप सारा दिन में मेटाबोलाइज कर रहे हो, जो भी खा पी रहे हो, उसको मेटाबोलाइज करना ठीक से। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे ये तीनों जीन्स का ही लेखा जोखा हमें कैंसर दे रहा है। तो एक स्लाइड है आपके सामने। जब हम HIIT करते हैं यानी एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जो मैं ज़रूर करता हूँ, कल भी मेरा एकादशी पे 36 आवर्स का वाटर फास्ट हुआ है। जब हम कोल्ड एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर को अपने आप को एक्सपोज करते हैं, चाहे नेचर से चाहे खुद। जब हम एक लो प्रोटीन डाइट खाते हैं, इंपॉर्टेंट, लो एमिनोज, आप लोग क्या कहते हैं, आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक हाई प्रोटीन लो कार्ब, आपके सारे डाइटिशियन यही बोलते हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दैट डाइट्स यू आर फेलिंग टू रिवर्स योर डिजीज। जब ये सब हम करते हैं तो एक तरह से जीनोहॉर्मेटिन्स, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एडाप्टेशन हमें करनी पड़ती है जो बाहर से एक एनवायरनमेंट मिलता है जो हमें मारता तो नहीं है, बट उससे लड़ने के लिए हमें कुछ अडाप्टेशंस करनी है, वही इन जीन्स को ट्रिगर करते हैं। मान लो आपको लो एमिनो, आपको खाना नहीं मिल रहा, भूखे बैठे हो, तो आपकी बॉडी को कुछ तो करना पड़ेगा ना जो एनर्जी को यूज, तो वो इन जीन्स को स्विच ऑन करके ही या स्विच ऑफ करके ही ये बैलेंस बनाता है। और कुछ मॉलिक्यूल जो नोन अभी तक पता है और आगे जाके और भी पता चलेंगे क्योंकि रिसर्च अभी ऑन गोइंग है, तो NAD+, रिवर्स्ट्रॉल एंड मूफास एंड अदर वेरी गुड पॉलीफिनॉल्स एंड ऑल, ये सब हम डाइट के टाइम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये सब आपकी हेल्थ, फिटनेस और लॉन्गेविटी को बढ़ाते हैं और आपको डिजीज से दूर करते हैं। तो ये मैंने समरी लिखी कि सर्ट जो आपको बताया, सर्ट जो जीन्स हैं कैसे DNA रिपेयर करता है। P53 से इंपॉर्टेंट है, P53 का म्यूटेशन, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं इसको हम लोग बॉडी में, इसका म्यूटेशन पाया जाता है तकरीबन 60 से 70% कैंसर्स में पॉजिटिव। तो इसकी P53 की म्यूटेशन को दोबारा डिवाइड होने से इनहिबिट करता है सर्ट। तो एक तरह से बहुत डायरेक्ट कैंसर से रिलेशन है। एंड देन कैसे जीन्स डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें, आपके मिथाइलेशन को बढ़ाना DNA के, ये भी कैंसर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रिंट जीन्स DNA मिथाइलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कैंसर को बढ़ावा देने। तो ये आपका P53 जिसकी मैंने अभी बात की, ये कुछ रिसर्च है, कुछ रिसर्च पे मैंने कंडेंस कर दिया ताकि एक ही साथ आपके सामने आ जाए। तकरीबन 60 से 70% कैंसर सेल्स में ये म्यूटेशन पाई जाती है। ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, बट इसकी म्यूटेंट फॉर्म ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ट्यूमर को सप्रेस नहीं करता। तो जब ट्यूमर सेल्स बनते हैं, हम आपकी बॉडी में रोज़ ट्यूमर सेल्स बन रहे होते हैं क्योंकि हम रोज़ गलतियाँ कर रहे होते हैं, बट उसको ये जीन्स सप्रेस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट जब इसका म्यूटेशन हो जाता है तो ये सप्रेशन हट जाता है, तो जो ट्यूमर जीन सेल्स हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं और आपको ट्यूमर पैदा हो जाता है। तो P53 को और भी ऐसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। ये एक और रिसर्च पेपर है, क्योंकि मैं हर इन्फॉर्मेशन को रिसर्च पेपर के साथ बैक करता हूँ। तो SIRT2 कैसे डीएसिटलाइज करता है, मैंने बोला डीएसिटलाइज यानी कंडेंस कर देता है DNA को। तो P53 कंडेंस होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, तो ट्यूमर सप्रेशन
चालू रहेगा। तो P53 में अगर म्यूटेशन होगी वो म्यूटेशन आगे वाले सेल्स में नहीं जाएगी, तो ट्यूमर सेपरेशन चालू रहेगा, ट्यूमर बनेगा नहीं। ऐसे ही कैसे हमारे मेटाबॉलिज्म को और एपिजेनेटिक्स रेगुलेशन को भी, मतलब सारा मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिजीज है ना, लिपिड प्रोफाइल खराब होना इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, तो वो सब ये ठीक करता है। एंड अगेन HDAC जो हमने बात की थी, डीएसिटाइलेज। स्ट्रेस जब मिलता है तो कैसे ये हमारे साइटोप्रोटेक्शन का, ये सर्टुइंस ही हैं जो डीएनए ब्रेकेज को ठीक करते हैं और हमारे जीनोम की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जीनोम इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ कैंसर, ऑल्सो एजिंग, है ना। तो कैंसर और एजिंग के खिलाफ जो दोनों चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रोटोकॉल एजिंग और कैंसर को रिवर्स करेंगी, वो एक दूसरे की पूरक रहेंगी, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी। ऐसे ही सर्टुइंस जब भी स्ट्रेस मिलता है तो कैसे वो जीनोम का गार्ड बन के काम करता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी। ये सारी समरी आपके सामने। डीएनए रिपेयर हुआ, डीएनए डैमेज हुआ, अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ तो ये ब्लॉकेज होगी ट्रांसक्रिप्शन में जो हम कॉपी कर रहे थे, तो जीन एक्सप्रेशन पूरा नहीं होगा तो ऑर्गन अपना फंक्शन लूज कर देगा और एजिंग हो जाएगी। डीएनए रिपेयर हो जाएगा तो ये फंक्शन ठीक हो जाएगा। सिमिलरली डीएनए रिपेयर हुआ मगर गलत तरीके से, उसमें एक म्यूटेशन आ गई, जैसे P53 में म्यूटेशन आ गई और फिर उसको कोई रोक नहीं पाया और वो आगे चला गया, ठीक है। तो सर्टुइंस की जो ये करेक्शन एबिलिटी है, डीएनए की स्टेबिलिटी देने की एबिलिटी भी तो कई तरह लिमिटेशन है ना हर जगह। तो अगर आप इतना ज़्यादा डीएनए रिपेयर दोगे कि उससे ओवर पावर हो जाए और उसको बार बार अपनी साइट छोड़ के जाना पड़े, तो वो जीन्स ऑन हो जाएंगे ना जिनको बंद रहे। जैसे P53 इसको कंडेंस करके रखा है, डीएसिटाइलेज करके, ये ओपन हो जाएगा इसका म्यूटेशन और फिर वो आपको ट्यूमर सेल्स देगा। और इसी को इन्होंने अपनी लैब में, डॉक्टर सिंक्लेयर ने एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने आर्टिफिशियली डीएनए रिपेयर को वो किया और स्लाइम मोल्ड से उन्होंने एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यूज़ किया था जिससे डीएनए का डैमेज हुआ, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए माइस का। टाइमॉक्सिफिन उसको यूज़ करके उसको स्लाइम मोल्ड को कटिंग की, उस डीएनए को कट किया गया, ब्रेक किया गया। फिर देखा गया जैसे जैसे डीएनए ब्रेक हुई उसने एपिजीनोम को डिस्टर्ब किया, ये बार बार सर्टुइंस अपनी जगह छोड़ते रहे और फिर उसकी प्री मैच्योर एजिंग हो गई। और सर्टुइन एक्स्ट्रा डाल दिया जब, तो यही माइस फिर जो है रिवर्स भी कर गया एजिंग। और ऊपर ये देखा गया इन्होंने पहले जनरेट की, ये ऑप्टिक नर्व की बात है जो आपके रेटिना से आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। तो इन्होंने पहले उसको रीजनरेट किया आर्टिफिशियली केमिकल देके, उस ऑप्टिक नर्व को डैमेज किया और फिर सर्टुइंस और NAD+ कुछ मॉलिक्यूल यूज़ किया, तो देखा ये नर्व कैसे रीजनरेट कर गई। तो इवन कैटरेक्ट एंड रेटिनल डैमेज वुड हैव बीन अवॉइडेड एंड रिवर्स्ड अगर हम ये सर्टुइंस को रेगुलेशन को ठीक रखें। और ऐसे खाने, ऐसे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो ये कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन तो बड़ी अभी नई नई आई है, अभी 10 साल में सारी 15 साल 20 साल में रिसर्च हुई है, बुक भी मैंने अभी पढ़नी शुरू की। बट और आपको लग भी रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, आपको साइंस फिक्शन की तरह रहा होगा। बट हमारे वैदिक साइंस में मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे वेदों से बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हमने ले रखी हैं जो हम फॉलो करते हैं पोषण प्रोग्राम। तो महर्षि वाघभट्ट इज ए डॉक्यूमेंटेड फिगर इन आयुर्वेदा। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा एंड अष्टांग हृदय संहिता इन्होंने लिखी थी। ही इज नोन टू लिव फॉर 135 ईयर्स एंड गॉट इच्छा मृत्यु, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने मृत्यु। और इन्हीं का मानना था कि आप 95% डिजीजेज, 85% to 90% डिजीज खुद ठीक कर सकते हैं। तो जब ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ये तो कर सकते हैं। और फिर हमारी मैथोलॉजी की बात करें तो देयर आर 8 इमोर्टल्स। आपने ये तो सबने सुना होगा, अश्वत्थामा हो गया, परशुराम हो गए, महाबली हो गए, व्यास हो गए, हनुमान जी हो गए, परशुराम जी हो गए, मार्कंडे हो गए। तो ये सब इमोर्टल्स हैं ना। कैसे इमोर्टल है? कुछ तो इन्होंने भी किया है ना जो एजिंग को डिफाई कर रखा है, इन्होंने डेथ को अवॉइड कर। तो हो सकता है इन्होंने ये जो जेनेटिक कोडिंग है जो ये अब हम अब सीखना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमंस तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है इन लोगों ने इसको पहले ही डिकोड कर लिया हो। तो इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। और च्यवन ऋषि की कहानी तो आप सब, च्यवनप्राश के बारे में तो आप सब जानते ही हो। तो व्हेन दोज 52 हर्ब्स जो च्यवन ऋषि को भी जवान कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं एजिंग, तो एजिंग रिवर्स हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। पहले ब्रेन में इसको मान लीजिए, ठीक है। इस पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं इंडिया में। और ये तो पतंजलि यूनिवर्सिटी ने ही किया है ये वाला, तो इसमें आचार्य बालकृष्ण का भी रोल है। हाउ दिस हर्ब्स। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। एजिंग को तो हमने समझ लिया कि एजिंग इज द प्राइमरी डिजीज गिविंग यू ऑल द सेकेंडरी डिजीजेस। क्या सेकेंडरी डिजीज? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, डिसलिपिडीमिया, आपके मसल्स खराब होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, आर्थराइटिस होना। तो यू नेम एनी डिजीज, एजिंग इज ए नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर ऑल दिस।
तो एजिंग को अगर आप रिवर्स करते हो तो सभी बीमारी को रिवर्स करते हो। तो आज की जो मेडिकल साइंस है ना, एक एक बीमारी को, हार्ट वाला कार्डियोलॉजिस्ट ने अपने हार्ट को तो स्टेंट डाल के बचा लिया, लेकिन कुछ सालों बाद जब एल्जाइमर आएगा ब्रेन में तो उसके पास हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी तो पॉइंटलेस है ना फिर ऐसे मेडिकल। कैंसर में भी जब ठीक करते हैं ये सब कीमो रेडियो वगैरह दे के, तो उनका एवरेज लाइफ स्पैन देखा गया है कि 1.5 से 2 साल ही होते हैं सिर्फ। दैट इज़ द टोटल एडिशन टू द लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन, कि 2 ही साल वो ठीक जी पाते हैं और उसके बाद फिर से सिम्टम शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो एजिंग को रिवर्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। कैसे करना है वही हम अब डिस्कस करेंगे। अब पहले कैंसर की मिथ की बात करें। जैसे हमने बोला था कैंसर मिथ्स, लोगों को लगता है सडनली कैंसर आपका डायग्नोज हो गया, ट्यूमर आज ही गया। ऐसा नहीं है, बहुत ही सालों की गलतियां एक साथ एक्यूमुलेट होकर कैंसर बनाती। हम नॉर्मली इस जोन में जीते रहते हैं, आप, मैं, हम सब, हमारी बॉडी में रोज ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं, तो हम इस फंक्शनल इलनेस में, बट अभी डायग्नोसिस में हमारा ट्यूमर सेल ने अपनी जगह नहीं अभी सिलेक्ट की। तो एक कुछ जो कैंसर सेल्स पैदा करने का जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है हम सबके अंदर। अब उसको हम कब तक न्यूट्रलाइज कर रख पा रहे हैं तब तक हम कैंसर से बचे हुए हैं। तो कैंसर एक दिन में नहीं डेवलप हो रहा। अब इन्हीं गलतियों को रिवर्स कर लें तो हम इस हेल्थ स्पैन की तरफ, अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। सेकेंड, जैसा आजकल नॉर्मली होता है, कैंसर इज ए लोकल डिजीज। किसी को ओवरी में कैंसर हो तो उसके ओवरी निकाल देते हैं और बोलते हैं ठीक हो गया भाई, फिर कीमो दे देते हैं। ऐसा नहीं है, फिर कुछ साल बाद वही कैंसर किसी और ऑर्गन में आता है। तो अगर वो कैंसर ओवरीज का था तो फिर उसने दूसरे सेल्स क्यों बनाए? इसका मतलब कोई प्रोसेस हमारे पीछे चल रहा है। तो कैंसर इज नेवर ए लोकल डिजीज, इट इज ऑलवेज ए मेटाबॉलिक डिजीज। दिस इज द डिजीज। कुछ गलतियां हैं मेटाबॉलिज्म में आपके, जो ये कैंसर सेल्स जिस लोकेशन पे हो रहे हैं उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो कैंसर सेल बने। और फिर जब बोलते हैं ना मेटास्टेसिस, दूसरी जगह जाता है, तो फिर वहाँ के ऑर्गन को भी ये मजबूर करता है। कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। डॉक्टर सेफ्रिड है, ही इज ए लीडिंग रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ कैंसर बायोलॉजी। ये हैं डॉक्टर सेफ्रिड आपके सामने, थॉमस सेफ्रिड। ही हैज़ बीन ए वेरी knowledgeable and a very important figure in all cancer biology researches. तो इन्होंने क्या बोला कि कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, नॉट ए लोकल डिजीज। और इनकी आप देख सकते हैं डिग्रीज, और ये आप सर्च कर लीजिएगा। इनका कहना था कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है हमारी बॉडी में जिसके कई सारे फैक्टर्स मिलते हैं, तब जाके आप कैंसर सेल्स बनाते हो। हमारा मेटाबॉलिज्म बना है बेसिकली, अगर आप ज़्यादा उम्र में भी अपने फैट बर्न कर रहे हो ना और पतले ले रहे हो, कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो समझो आप अपनी एज को डिफाई कर रहे हो। बट हम लोग विद टाइम मोटापे को और कैलोरीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उम्र हो रही है जी, अब तो मोटे होना ही है, शुगर आनी आनी, क्यों भाई? तो आप एज को रिवर्स कर सकते हो अगर आप मेटाबॉलिज्म को इस तरह से चलाओ कि वो फैट इकट्ठा ना करे, फैट बर्न करता रहे, और कैलोरीज इकट्ठी ना करे, कैलोरीज बर्न करते रहे। ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपने शायद नाम भी पहली बार सुना होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अलग अलग डिजीज को आप ट्रीट करते रहते हो। कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग दवाई खाते हो, डायबिटीज के अलग खाते हो, मोटापे के लिए कुछ अलग खा रहे हो, ब्लड प्रेशर के लिए अलग खा रहे हो। एक्चुअली इट इज ऑल द पार्ट, लार्ज वेस्ट है आपकी, इट इज ऑल पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इटसेल्फ। ये सब पॉइंटर्स क्या करते हैं, ये डॉक्टर सेफ्रिड की स्लाइड है, उनकी बुक है कि कैंसर इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आप पढ़ सकते हैं, इट्स इजीली अवेलेबल ऑन अमेजन। तो मेटाबॉलिक से न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर भी रही है ये, similar to this book which I am reading right now, metabolic lifespan। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये 5-6 मेन पॉइंटर्स हैं। विसरल एडोपेसिटी यानी कि मोटापा, जो खासकर आपके विसरा के आसपास यानी एब्डोमेन के आसपास आता है। जितनी कमर आपकी बड़ी उतना चांस है आपका कैंसर का। दूसरा, हाइपर इंसुलिनीमिया यानी कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस रहना, इंसुलिन आपकी बॉडी में ज़्यादा रहना जरूरत से। नॉर्मल लेवल 22 बताए गए हैं रेंज, बट मैं 10 से ऊपर जाने को इसको खतरनाक मानता हूँ। तो आपको इस तरह से अपने मेटाबॉलिज्म डाइट को मेंटेन करना है कि 10 से नीचे रहे। देन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये मोस्टली आपको एनिमल प्रोटीन से आता है और मिल्क प्रोडक्ट से आता है। याद रखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, वी डू नॉट कंज्यूम डेयरी इन परसान प्रोग्राम। हम डेयरी को इसलिए हटा देते हैं। तो जो आपको मन करता है ना दूध, चाय, मिठाई खाने का, वो आपको कैंसर दे रहा है। देन इन्फ्लामेशन, क्रोनिक, इसका कोई टेस्ट ही नहीं कराता, CRP वगैरह कुछ नहीं कराता। एंड ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग, जीनो ईस्ट्रोजन, इन सबको मैं फिर एलाबोरेट करूँगा, बट अभी के लिए आप समझिए, जो भी आप केमिकल एक्सपोज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक खा रहे हो, जितना डेयरी प्रोडक्ट आप खा रहे हो, सबके थ्रू आपको जीनो ईस्ट्रोजन मिलता है। आपकी ईस्ट्रोजन हाई लेवल पे रहने लगता है और आपको बहुत सारे फीमेल कैंसर तो मिलते ही मिलते हैं, अदरवाइज भी आप एक हाई ईस्ट्रोजन स्टेट में रहने की वजह से आपके सेल्स कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते हैं कैंसर सेल्स में। ये सब इन्फ्लामेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस होते हैं, तब जाके ये नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इरेगुलेटेड ग्रोथ में और कैंसर बन जाते हैं। इन 5 को अगर आप ऑफ रखते हो तो आप कैंसर को पहले ही उसकी जन्म में ऑफ कर देते हो। ये ब्रेस्ट कैंसर के कुछ
इन्हीं केमिकल्स को मैंने एक स्लाइड में समरी वाइज किया है। ये सब केमिकल्स टेक्निकल वर्ड्स हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 8, मैक्रोफेजिस, टी सेल्स, ये सब बढ़ जाते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, और जो बचाने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस टोटल केमिकल जो बन रहे हैं बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, इनके अप डाउन होने की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा आप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में रहते हो। आप कहते हो ना मेरे तो आंखों के नीचे यहाँ सूजन रहती है, पैरों में सूजन रह रही है, आप अपना टेस्ट कराओगे ना HSCRP, तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे कितने सालों से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जी रहे हो। और अगर आपका HSCRP 1 से ऊपर रह रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो समझ लो आप ज़रूर ही कुछ गलत कर रहे हो और कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले हो। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की 7 मेजर कॉजेज हैं। डाइट से 2 कॉजेज, डाइट से 4 कॉजेज हैं, एक्सरसाइज की 2 कॉजेज हैं, स्ट्रेस की एक इंपॉर्टेंट कॉज है। ये हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के वेबिनार में पूरी डिटेल में एलाबोरेट किया है, वीडियो हमने ऑलरेडी ग्रुप पे भेज दिया है और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो आप देख सकते हैं इसको। करता क्या ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम? ये DNA को डैमेज करता है। ये जितने मार्कर्स इन्फ्लामेटरी हैं ये सेल के आसपास इकट्ठा होते हैं और सेल को एक स्ट्रेस देते हैं, और ये स्ट्रेस की वजह से DNA डैमेज होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो चाहे वो आपका न्यूक्लियस का हो। और जब ये DNA डैमेज होता है तो फिर ये सर्टुइंस जो DNA रिपेयर सेल्स है उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और फिर वेरियस बीमारियां आपके सामने आती है और मेटाबॉलिज्म भी खराब होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है वार्बर इफेक्ट, इसको याद रखिएगा, ये मैं बाद में डाइट के वक्त एलोबोरेट करूँगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की अच्छी आदतें अगर आप रखते हो, हेल्दी फूड खाते हो, इन्वायरमेंट अच्छा, एक्सरसाइज रहे हो, तो ये ATP जनरेट होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का DNA और न्यूक्लियस का DNA ठीक रहता है। खराब चीज़ें करते हो, स्ट्रेस में रहते हो, फ्री रेडिकल्स बनाते हो, तो आपका DNA डैमेज होता है। फिर ये सर्टुइंस को उसको करेक्ट करने जाना पड़ता है, जो मैंने सारी डिटेल आपको बताई। तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए जो हमारी आदतों में, जो DNA को डैमेज कर रहा है और DNA को ठीक कर रहा है। अगर ये बैलेंस सही बना हुआ है तब तक आप हेल्दी हो, एजिंग को रिवर्स कर पा रहे हो। जैसे ये बैलेंस खराब हुआ, जहाँ पे DNA ब्रेकेज आपकी ज़्यादा हुई, बार बार सर्टुइंस अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, बार बार ये जो हमारे लॉन्गेविटी जीन है इनको बार बार जाना पड़ रहा है ठीक करने, तो आप अपने को कैंसर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये एक समरी है कि क्या क्या DNA डैमेज। शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड जिसके आप बहुत फॉन्ड हो, मीठे के बिना तो हमारा खाना ही नहीं खत्म होता जी। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो आप करते रहते हो, रोज़ टीवी के सामने बैठे हो, एक्सरसाइज हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हो जाती है। देन इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी, बार बार CT स्कैन कराना, बार बार एक्सरे कराना, अपने सिनिकल माइंड की वजह से, अपने डर की वजह से। और बार बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, बार बार कैंसर सेल्स हैं, कैंसर का एक पेट स्कैन करा दे पूरी बॉडी का, वो नहीं करेंगे। आपका जैसे मान लो ओवरियन कैंसर है तो वो पहले CT स्कैन पेल्विस का करा देंगे, फिर CT स्कैन एब्डोमेन का जानने के लिए कि वो है। तो इसी से अच्छा तो पहले एक ही पूरा पेट स्कैन करा दो ना, कम से कम एक्सपोजर दो कैंसर पेशेंट। तो ये आप बार बार करते हो। स्लीप एंड स्लीप डिप्रीवेशन बहुत कॉमन है आज की डेट में। इन्फ्लेमेशन जो अभी बात की मैंने, एंड हाइपरग्लाइसीमिया, जो शुगर की बीमारी को आप टेकन फॉर ग्रांटेड बैठे हो ना लेके कि HbA1c दवाई खाने के बाद भी 7 चल रहा है जी, कोई बात नहीं 8 चल रहा है जी, वो कैंसर दे रहा है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, विटामिन B12, D, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपकी डाइट में पॉलीफिनॉल्स है ही नहीं। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ कोर्स है, DNA में तो है, बट वो DNA को खोलेगा तो सर्टुइंस ना, या बंद रखेगा सर्टुइंस, तो उस DNA को हम DNA से कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। ये भी नेक्स्ट मिथ यही होगा। तो कैंसर इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये आपने समझा होगा कि मेरी माँ को कैंसर था तो मुझे भी होगा, मैं डर के मारे अपनी ब्रेस्ट पहले रिमूव करा दूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। ओनली 5% cancers are found to have inherited या genetic history. 95% कैंसर still are not inherited. तो जीन्स के ऊपर डैमेज होता है, ये जीन्स गलत प्रोटीन्स देते हैं, वो गलत प्रोटीन की इंफॉर्मेशन सेल्स को देते हैं, वो सेल्स अपनी डिसरेगुलेटेड फॉर्म में हो जाता है, अपना फंक्शन लूज कर देता है और बन जाता है ट्यूमर सेल। कौन से जीन्स हैं कैंसर से रिलेटेड? एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं, सप्रेस कम करते हैं। इनका ही एक मेजर एग्जांपल था जो P53 जीन्स की मैंने बात की थी, जिसको सर्टुइन रेगुलेट करता है। देन कुछ जीन्स हैं जो ऑन्कोजीन होते हैं, P53 70% कैंसर में पॉजिटिव पाया जाता है, देखा। ऐसे ही कुछ जीन्स हैं म्यूटेशंस जो करते हैं RAS फैमिली, HART, और अभी रिसर्च पेपर सब पब्लिश हो रहे हैं कि ऑन्कोजीन्स को भी जो है सर्टुइन्स अगर ठीक मात्रा में है तो इनको बनने से रोकता है, इन प्रोटीन्स को रेगुलेट कर लेता है। एंड देन द DNA रिपेयर, जिसके बारे में तो मैंने पूरा एलाबोरेट कर दिया, mTOR और AMP के जीन, एंड देन सर्टुइन्स तो है। अगर DNA रिपेयर जीन ठीक चलता रहता है, काम करता रहता है, तो आपका DNA में रिपेयर एरर नहीं होता और वो म्यूटेशन नहीं होती और कैंसर नहीं बनता, ठीक है। तो और इन सब के जो DNA रिपेयर, DNA ब्रेकेज हो कहाँ से रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो सारे प्रिवेंटेबल हैं।
तो लाइफस्टाइल, डाइट एंड स्ट्रेस प्लस स्मोकिंग, अगर इनको आप ठीक रखते हो, बचा लेते हो अपने आप को, तो समझो आप ये डीएनए को बार बार ब्रेक नहीं कर रहे। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ, इसमें सबसे बड़ा कॉज है प्रिवेंटेबल कॉज में स्मोकिंग। और उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, मोटापा, जिसको आप फिर एक्सेप्ट करके बैठे हो हमारे समाज में। 70% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज क्लास 5 आर ओबीस इन दिल्ली। तो आप सोचो कैसे आपके बच्चे पहली तैयारी में बैठे कैंसर की। ठीक है, बाकी तो फाइबर हाई खाना, अल्कोहल स्मोकिंग कम करना, एक्सपोजर कम देना, ये सब हम अभी केमिकल देखते हैं। एयर पोल्यूशन, तो 100 बात की एक बात अभी तक जो हमने समझी, एपिजेनेटिक्स इज द फील्ड, जो क्रोमेटिन की बात की, एपिजेनेटिक है क्रोमेटिन प्लस डीएनए इज एपिजेनेटिक्स, इंक्लूडिंग दोज बीड्स विच वी कॉल हिस्टोन्स। तो एपिजेनेटिक्स क्या है, हमारी आदतें हमारे एपिजेनेटिक्स को बदल रह सकती है। कौन सा स्विच ऑन करना है जीन, कौन सा स्विच ऑफ करना है, ये डिपेंड करता है हमारी आदतों। तो इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। ये कितनी इंपावरिंग एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, डर क्यों है? अगर हम आदतें ठीक कर लें तो अपने एपिजेनेटिक केओस को, एपिजेनेटिक नॉइस को एक म्यूजिक में, सिम्फनी में बदल सकते हैं, और हमारी हार्मनी बॉडी चलती रहेगी और कैंसर सेल नहीं प्रोड्यूस हो। अब बात कर लेते हैं कॉजेस, इन्वायरमेंटल कॉजेस की कैंसर यानी डीएनए को कौन कौन डैमेज दे रहा है। ये मैं लद्दाख अपने ट्रिप की एक फोटो आपके सामने है। सनशाइन, वाटर, रेस्ट, एयर, एक्सरसाइज एंड डाइट। सनशाइन कई कई महीनों तक हम जाते ही नहीं हैं। वाटर हमारा मोस्टली पोल्यूटेड या केमिकल लेडन है, क्योंकि उसको पीने लायक करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज है। रेस्ट के नाम पे तो स्लीप हमारे को, नींद की गोली खाए बिना, जो अगेन इज एन एंटी डिप्रेसेंट, इज एन अगेन कार्सिनोजन, फिर आती नहीं है। एयर हमारी वैसे ही पोल्यूटेड है, भूल ही गए हम तो। एक्सरसाइज जानते तो हैं बट करते नहीं हैं, ना सही से जानते भी हैं। और डाइट तो फिर भूल ही जाओ, तो शायद हमें बताया ही गलत जाता है। जब ये कह रहे हैं कि लो अमीनो एसिड जो है हमारे को सर्टोइंस को रेगुलेट कर रहे हैं अच्छे से पॉजिटिव वे में, बट हमें तो डॉक्टर बोल रहा है हाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन पाउडर पियो, वो घोल घोल के, खासकर कैंसर पेशेंट को तो बहुत दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है, चलो लेट्स डिस्कस। डॉक्टर गुलेरे के हिसाब से दिल्ली पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आपकी ज़िंदगी से, अगर आप 1 साल बिताते तो आपके 7 साल की ज़िंदगी कम करते जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन को कम कैसे करना है, क्योंकि मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करता हूँ। जो हम कर सकते हैं, एक तो कंपोस्टिंग मैं ज़रूर करता हूँ, अपने किचन वेस्ट को कम से कम मैं 1/10 कर देता हूँ हमेशा, और ये आपको भी करना चाहिए। शिकायत तो हम सब करते हैं सरकार से, बट अपने तो ये 3 प्लांट्स भी इंडोर प्लांट्स हैं, मनी प्लांट, मदर इन लॉ टंग एंड एरेका पाम, जो आप रख सकते हो। इसके ऊपर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे मैंने पूरा एलैबोरेटेड एक वीडियो वेबिनार किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली पहले तो कंपोस्टिंग को अपनाइए, अपना गीला सूखा कूड़ा अलग कीजिए, जैसे एमसीडी वाले भी बोलते रहते हैं बार बार, और अपने कंपोस्ट में उसको यूज़ कीजिए, ताकि आपको एक तो कंपोस्ट ना खरीदनी पड़े, और आपका जो ये डंप भेज रहे हो ना अभी, जो मीथेन और जो ग्लोबल वार्मिंग की गैसेज ये छोड़ते हैं हमारे डंपिंग साइड, अब जाके देखो करनाल बाईपास या गाजीपुर, अपने आप आग लगी रहती है, उनमें धुआं उठता रहता है। तो उनको कम कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कीजिए। दूसरा आपका फेवरेट, खासकर लेडीज़, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो रहा है ना, बट बात तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आपका ऑन्कोलॉजिस्ट खुद हेयर कलर यूज़ कर रहा है। हेयर कलर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, खासकर लेड और बेंजीन, जो कि एक कार्सिनोजन है, और आप हर हफ्ते, हर 15 दिन में कलर लगाते रहते हो, और फिर बोलते हो कि मैं तो कभी कुछ गलत आदत नहीं है, ना शराब की सिगरेट, फिर भी मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेरी किस्मत ही खराब। किस्मत नहीं खराब है, मैं तो इवन कैंसर पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी जो हैं, वो भी जब बाल बच्चे ही थोड़े होते हैं फिर भी उनको हेयर कलर करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब हम समझेंगे। एंड मल्टीपल स्टडीज हैव बीन पब्लिश फॉर द सेम। तो अगर आपको कैंसर चाहिए तो आप हेयर कलर लगाइए, मजे से लगाइए, नहीं चाहिए तो बचिए। ये यूटर्स की एक स्टडी है। देन योर फेवरेट एंटी पर्स्पिरेंट, जो आप इतनी सारी ऐड करते रहते हैं ना, आपके जो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कि भाई पसीने में स्मेल आ रही है, तो भाई पसीने में स्मेल इसलिए आ रही है कि आपका खान पान इतना टॉक्सिक है, इतना एसिडिक है, इतना गलत है कि पसीने बेचारे को टॉक्सिन्स बाहर निकालने पड़ रहे हैं। बट उन टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने से पहले आप रोक लेते हो बॉडी में, क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट एंटी पर्स्पिरेंट्स यूज़ करते हो कि पर्स्पिरेशन आ ही ना, फिर वो टॉक्सिन कैसे निकलेंगे, वो फिर यही डैमेज करेंगे आपके सेल्स को। और एल्यूमिनियम इज ए नॉन कार्सिनोजन, और जितने भी पर्स्पिरेंट सब में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हैं। इसीलिए ये देखा जाता है कि 90% ब्रेस्ट कैंसर्स आर सीन इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट, जो एक्जिला के बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, तो आप अगर परफ्यूम्स रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप कैंसर को नहीं बचा सकते। देन कम्स ओवेरियन कैंसर, जो ये टेल्कम पाउडर आपका है, इसमें एस्बेस्टस और टैल्क और सिलिका मिलता है, जो कि आपको फिर कैंसर देता है।
तो टेल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर, मीजोथीलियोमा जो लंग के आउटर लेयर के भी बहुत कॉमन कैंसर है, मीजोथीलियोमा में डायरेक्ट लिंक है टेल्कम पाउडर्स का एंड वेरियस कॉस्मेटिक सेल्स का। उसके अलावा द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन द यूएस एंड इन होल वर्ल्ड इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो आपको एमडी डॉक्टर्स ही लिख सकते हैं। और कौन कौन सी ड्रग्स आपके सामने हैं, जो वैक्सीन्स आप रोज रोज लेते रहते हो, अपने बच्चों को देते रहते हो, सब इम्यून के ऊपर एक झटका है, एक डैमेज है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, बोथ ऑफ माई डॉटर्स आर कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड। देन कम्स हार्मोन थेरेपी, जो आपको दी जाती है ना आफ्टर, ताकि आपके मेनोपॉज के कष्ट कम हो जाए थोड़ा, वो हम उसको डाइट से भी कम कर सकते हैं अगर आप ऐसे फाइटोएस्ट्रोजन लो जैसे सोयाबीन वगैरह। देन डायबिटीज़ मेडिसिन, जो आप रोज मेटफॉर्मिन सॉल्ट और भी दवाइयाँ लेते हो। देन एंटीबायोटिक्स, बार बार एंटीबायोटिक लेके आप गट माइक्रोबायोम को डैमेज कर रहे हो। देन एंटी डिप्रेसेंट्स, फ्लॉक्सीटिन, पैरासिटामोल, नींद नहीं आती जी, हम घबराहट रहती है, एंग्जाइटी रहती है। देन प्रोटॉन पंप, सबसे फेवरेट दवाई, टॉफ़ी की तरह हम लोग खाते हैं, सुबह उठे नहीं एक गैस की गोली चाहिए ही चाहिए जी। ये नहीं समझ रहे हम दिन में भर में क्या गलत खा रहे हैं जो डाइजेशन खराब कर रहा है, कि जिसको हम और बिना चबाए बस ठूसे जा रहे हैं, कि मुंह का जो सलाइवा है जिसमें एल्कलिनिटी है वो हम यूज़ कर लें और एंटासिड की ज़रूरत ही ना पड़े। तीसरा है वो लोसार्टन और वल्सार्टन, यानी कॉमन बीपी की दवाइयाँ। बीपी की दवाइयाँ और शुगर तो खुद मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट था जो हमें कैंसर, उसके बाद उनकी दवाइयाँ भी फिर कैंसर दे रही है। तो सोच लो आप कितनी ग्रेविटी में हो ऑफ बीइंग ए कैंसर पेशेंट। पहले आप इन दोनों की दवाइयाँ ले रहे हो, ये दो बीमारियों को भी पाल रहे हो, तो आपने सेल के ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया। तो डीएनए ब्रेक तो हो गई बार बार, ये बेचारे सर्टुइंस किस लिमिट तक इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, एक टाइम के बाद वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो आपको कैंसर देंगे। और गैस की गोली और ऐड कर दो इनके साथ, क्योंकि जब भी मेटफॉर्मिन देना है वो इतना हार्श है पेट के ऊपर कि गैस की गोली देते ही देते हैं आपके डॉक्टर। तो ये जो मैंने लिखा है ये हवा की बातें नहीं है, रिसर्च पेपर, एफडीए ने बैन भी लगा रखे हैं। ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि कैसे किडनी डैमेज की वार्निंग आनी चाहिए आप गैस्ट्रिक कैंसर की ऑन ऑल दोज एंटासिड जो आप रोज ले रहे हो, पैन डी, पेंटोपी, पेंटोसिड एक्सेट्रा। देन दिस इज ए WHO ऑफिशियल पेज। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, वेल्सार्टन, मेटफॉर्मिन जो आपकी बीपी की दवाई, पायोग्लिटाजोन, रेनिटिडिन जो गैस की दवाई, सब कैंसर की इम्प्योरिटी, कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजन से लेडन है। ये अनदर रिसर्च पेपर ऑन द सेम थिंग। एंड देन कम्स आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड कैंडल्स। आजकल बड़ा इसका रिवाज चल गया है, दोज एसेंस ऑयल्स एंड, जिसमें असली एसेंस ऑयल तो है नहीं, सब आर्टिफिशियली परफ्यूम्ड एजेंट्स हैं। तो बार बार एक तो आउटडोर पोल्यूशन तो है ही है, आप इंडोर भी बढ़ा लो। और फिर ये इंडोर पोल्यूशन, इनके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके, इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, ये इकट्ठे रहते हैं आपके घर में, फिर आपको धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जाके आपको अस्थमा और बहुत सारी बीमारी होती है। ज्वेलरी में भी बहुत सारे हैवी मेटल पॉइजनिंग है। देन आपकी फेवरेट प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक कंटेनर एंड माइक्रोवेव। जीनो एस्ट्रोजन, जिसकी मैंने बात की ना, एस्ट्रोजन सिग्नलिंग की, डॉक्टर सेफरिड की हमने अभी बात की थी। तो जीनो एस्ट्रोजन कहाँ से आते हैं? ये सब टाइप की फीमेल डिजीजेस एंड मैनी मेल कैंसर्स भी देते हैं, इंक्लूडिंग ओबेसिटी। और जीनो एस्ट्रोजन की खासियत क्या है इनकी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, ये बॉडी से जल्दी जाते नहीं। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? आपके फैट टिश्यू में। यानी जितने आप मोटे हो, ठीक है एक्सपोजर मान लो पेस्टिसाइड अपनी सब्जियों में तो कम नहीं कर पा रहे क्योंकि खुद तो उगा नहीं रहे, चलो, लेकिन अगर आप पतले हो तो आपकी बॉडी में कम जीनो एस्ट्रोजन इकट्ठे हैं और मोटे लोगों के ज़्यादा इकट्ठे हैं। तो जीनो एस्ट्रोजन क्या डैमेज को, मोटापा और बढ़ा देते हैं कई गुना। ये सब कैंसर देते हैं, प्रोस्टेट, टेस्टिस, ब्रेस्ट, ओवरी, एंडोमेट्रियम। प्रोस्टेट कैंसर कितना कॉमन होता जा रहा है। तो ये भी आपको जीनो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर को कम किए बिना नहीं ठीक कर सकते। अब जीनो एस्ट्रोजन कहाँ से आते हैं? सबसे फेवरेट आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे और एनिमल मीट, सबसे कॉमन। दैन कुछ केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट। तभी मैं बोलता हूँ मैं गार्डनर इसलिए हूँ, मैंने अपने टेरेस पे भी कम से अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो मैं रॉ लेता हूँ या अपनी रॉ स्मूदी वो मैं खुद उगाता हूँ, जिसको हम ढंग से धो नहीं पाते, कुक नहीं कर पाते। देन ऑल योर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट, जो अभी हमने बात पहले भी कर ली, समझा दिया आपको। देन इनऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज प्रॉफिट के चक्कर में आजकल हमने ये बहुत कर लिया। देन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स अवॉइड जितना हो सके। देन ये पैकेजिंग जो आपको जोमेटो वाले और जो सारे जितने भी आपके रेस्टोरेंट फूड आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री ये देती है ना, प्लास्टिक में खाना पैक होकर आता है। देन योर यूज़ ऑफ माइक्रोवेव्स। देन सम टॉयज जो बच्चों को होते हैं, बट ये थोड़ा कम एक्सपोज है, लेकिन हमारे बच्चे जरूर एक्सपोज है। तो इट इज़ अ समरी, इट इज़ नॉट, द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एट ऑल, क्योंकि सुबह के टूथपेस्ट से लेके हमारे रात के मॉस्किटो रिपेलेंट तक हम केमिकल से एक्सपोज नहीं हैं। बट अगर हम पतले हैं तो ये केमिकल कम इकट्ठे होते हैं। दूसरा, जो फूड के थ्रू हमारे केमिकल जाते हैं वो हम गट माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग रख के
प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। तो ये लिस्ट है आपके सामने, बट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। मैंने कोशिश की है जितना समराइज कर दूं आपके लिए वो है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गट माइक्रोबायोम, इसके लिए भी मैं ब्रीफ में टच करूंगा, बट इस पर पूरा वेबिनार किया। आपकी डाइट में पावर है आपके डीएनए को चेंज करने की, और फिर इन सर्टोइंस को, इस एपिजेनेटिक फैक्टर्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने की। कैसे, अभी बताते हैं। आपके गट में माइक्रोबायोम्स रहते हैं। आपके खुद कुल जीन तो 20,000 हैं सिर्फ ह्यूमन जीन, बट 2 से 20 मिलियन जीन्स इन गट माइक्रोबायोम के। आपकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेल जितने हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपके गट माइक्रोबायोम में है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं पे मैं बोल के घमंड करते रहते हैं। भगवद गीता में भी लिखा है वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस। अगर देखा जाए तो वी आर एक्चुअली, हमारे सेल्स तो पैरासाइट हैं। अगर हमारे सेल इस बॉडी में सिर्फ 1/10 हैं, तो अब सोच के देखो, मे बी हमारी ऑर्गन्स का साइज बड़ा हो, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स तो कम है ना, डीएनए मटेरियल भी कम है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग एवोल्यूशन बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो इन माइक्रोब से हमारे अंदर आ गए। 70% हमारा डीएनए स्ट्रक्चर सेम है जो यीस्ट का था। समझ सकते हो कितना प्रिमिटिव यीस्ट है। तो इसीलिए अपना घमंड छोड़ दीजिए, मैं की जगह हम में बात किया कीजिए। यू आर जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस होल कॉस्मोस। जब हम गलत खाना खा रहे हैं तो हम इस गट माइक्रोबायोम को डैमेज करते हैं, इनके जीन्स में भी म्यूटेशन आती है, और वो फिर हमारे गट माइक्रोबायोम के, और दूसरा ये गट माइक्रोबायोम एक बैरियर की तरह काम करते हैं, जिससे हमारे जो केमिकल हम नहीं अवॉइड कर पा रहे अपने खाने पीने में, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाने लगते हैं। तो बट ये कोई थकी हारी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसे डरने की जरूरत नहीं, इतनी इंपावरिंग थॉट है। सोचो, थोड़ा सा अपने खाने को ट्वीक कर दें, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, मैं पूरी लिस्ट दूंगा बाद में डाइट में, सल्फोराफेन ज़्यादा खाएं, ब्रोकली स्प्राउट्स खाएं, तो हम अपने गट माइक्रोबायोम और एपिजेनेटिक्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, अपनी जीनोम स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं, इवन ठीक कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि गट हेल्थ पे ध्यान दें, फाइबर ज़रूर खाएं, सुपर फूड्स खाएं जैसे एंटी कैंसर फूड्स हैं, आंवला है, टर्मरिक है, गार्लिक है, बहुत सारे और हैं। और प्रोसेस्ड फूड और शुगर जो आपकी फेवरेट है, सफ़ेद चीनी, चाय और आइसक्रीम हमारा फेवरेट टाइम पास है, उससे बचें। एंड आप फॉलेट रिच फूड का, जितना कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल आपका, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद। दीज आर फ्यू रिसर्च पेपर, मैं हर चीज़ के बारे में रिसर्च पेपर डालता हूँ ना सपोर्टिव। तो ये गट माइक्रोबायोम कैसे कैंसर इम्यूनोथेरेपी में काम करता है, अगेन गट माइक्रोबायोम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कैसे हेल्प करता है, अगेन गट माइक्रोबायोम की कैसे कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर जेनेसिस में काम करता है। अब मैं क्यों स्ट्रांगली वीगन होने की बात करता हूँ, हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम की डाइट भी टिपिकली वीगन होती है। क्यों होती है अभी बता देता हूँ। कैंसर काउजिंग जितने भी बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस है, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉमन सेम पाया जाता है, इसका डीएनए स्ट्रक्चर टू आर ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। देन इन सब में मिथ्योनिन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कैंसर सेल्स को फीड करता है। कैंसर सेल्स ग्रो ऑन 2 थिंग्स, शुगर एंड मिथ्योनिन। देन स्टीरॉयड हार्मोन्स, मैं इसको ब्रीफ में टच करूँगा बिकॉज अगेन इसके बारे में भी हम डिटेल वेबिनार करते हैं। देन हार्ट डिजीज़ देता है, ओबेसिटी देता है, मैंने इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की बात की थी जो आपके दूध में मिलता है। डायबिटीज़ हो गया, जूनोटिक डिजीज़ जो अभी कोविड आपको हुआ, ये भी कहते हैं ना बैट से आया या पता नहीं कहाँ पॉर्क्यूपाइन से आया, ऐसी बहुत सारी और बीमारी, साल्मोनेला, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। और वर्ल्ड हंगर को बढ़ाता है, तो डेफिनेट है ही। हम पूरी दुनिया का सिर्फ 1% वाटर यूज़ करते हैं खाना बनाने में, और उसमें से भी एक इंसान वेजिटेरियन के लिए, मतलब वीगन के लिए जो खाना उगाने में लगती है रिसोर्सेज, उससे 75 गुना ज़्यादा पानी और रिसोर्सेज लग जाती है नॉन वेज बनाने में। और हम अपने वाटर रिसोर्सेज का 90% वाटर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपना खाना उगाने में, और उसमें से भी बहुत बड़ा पार्ट नॉन वेज उठाने। तो अगर हम किसी तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड और वीगन हो जाएं, दूध छोड़ दें, तो आप कितना नेचर को बेनिफिट करोगे वो तो एक अलग बात ही है। और ये रिसर्च पेपर जो प्रूव कर रहे हैं, जो पॉइंटर्स मैंने लिखे कि ईस्ट्रोजन, जो भी बताया ना, ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग और इंसुलिन लाइक ग्रोथ होता है, ये आपके प्योरेस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट में भी है। आप घर में गाय रखी है, खुद खिला रहे हो, खुद निकाल रहे हो उसका दूध, तब भी ये 2 चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि एक जो कट्टा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, बछड़ा 25-30 किलो का होता है जो पैदा होता है, और उसका वेट 1 साल के बाद पहुंच जाता है 75 से 100। कैसे होता है? क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर चाहिए उसको बछड़े को बड़ा कर ले, ये नेचर का नियम है। तो जिस मैमल का दूध आप पी रहे हो ना, वो उस बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं दिया। आपको सिर्फ 2 साल तक दूध पीना और पचाना चाहिए, उसी लायक आपकी बॉडी को बनाया गया था। बट क्योंकि हमें गलत बताया जाता है तो हम दूध के इतने शौकीन बने जाते हैं। देन मिथ्योनिन रिस्ट्रिक्शन एंड कैंसर बायोलॉजी, जो मिथ्योनिन की बात की मैंने, ऑफकोर्स मिथ्योनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी होता है, लेकिन मात्रा इसकी कम रहती है और क्वालिटी बेटर रहती है इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और जब हम अपना खाना ही ज़्यादा बेस कर देते हैं डेयरी, चीनी और आटे के ऊपर,
तो हम ये एंटी प्रोलिफरेटिव एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो वेजिटेबल से मिलनी है, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल, एलियम फैमिली, गार्लिक, हम खाती ही मात्रा कम है इनकी फिर, क्योंकि पेट तो हम इन्हीं चीज़ों से भर रहे हैं। एंड देन फाइबर की बात की। फाइबर तो हम सब जानते हैं, इवन लिम्फोमा वगैरह में डेनिस बर्किट ने, डॉक्टर बर्किट लिम्फोमा भी एक था नाम से, तो इन सब में कैंसर के अगेंस्ट, डायबिटीज़ के अगेंस्ट, बीपी के अगेंस्ट बहुत सारे, अगर हाई फाइबर डाइट कहते हैं, इनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रोल है। आपकी फेवरेट चाय और मट्ठी और रस आप खाते हो, बट चाइना और जापान में ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कम है। क्यों पता है? वो स्नैक्स के नाम पे ग्रीन टी पीते हैं, ना जिसमें दूध है ना चीनी है, और साथ में वो स्नैक्स के लिए मशरूम खाते हैं उसके साथ। दोनों ही एंटी कैंसर है। और कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक, जो आपका सिनेरियो कुछ तो बदला ही होगा। तो अपने लाइफस्टाइल को बदल दें। ये सब रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हो चुके हैं, क्रेडिबल रिसर्च पेपर्स हैं जो अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हैं। अब हमने समझ लिया कारण, अब आप समझ लें कि रिवर्सल कैसे करना है। हम हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं प्रोत्साहन को। ह्यूमंस को, जैसे प्लांट को जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, सॉइल अच्छी चाहिए, वैसे ही ह्यूमंस के 3 एस्पेक्ट हैं, केमिकल, स्ट्रक्चर एंड इमोशन। इन तीनों को ठीक और अच्छी सिचुएशन में रहना जरूरी है, तभी आप डिजीज से बच सकते हैं। केमिकल एस्पेक्ट में क्या आता है? आपका खाना, आपकी डाइट जो फ्यूल की तरह यूज़ करते हो, वॉट विटामिन एंड मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, EPFA, ये सब है। अभी तो जनरली बता रहा हूँ, बट डिजीज़ वाइज बताऊँगा, मतलब सॉरी लिस्ट वाइज बताऊँगा क्या खाना पीना चाहिए आपको, कैंसर से बचना है, या कैंसर अब अगर आपको है तो कैसे उसको रोकना है और लड़ना है। देन पोस्चर, मूवमेंट, एक्सरसाइज, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हो गया। देन इमोशनल एस्पेक्ट, पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का एक, चाहे कैंसर से लड़ना ही आपका पर्पस हो तो एक पर्पस होना चाहिए। सुबह उठें तो एक कुछ इच्छा होनी चाहिए कि आज इसलिए उठें, ये काम करना है। जॉय होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड के बिना आप नहीं लड़ सकते बीमारी से। और इसके अपोजिट तो देख लिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंगर, इंसुलिन रेजिस्टेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हमने बात की, बार बार चीनी खाई जाना, प्रोसेस्ड फूड, दवाइयाँ खाना, ड्रग्स। तो इसी के लिए इन्हीं सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया। आफ्टर 6 वीक्स, आज से 2 महीने बाद तकरीबन हम हमारा 6th बैच शुरू करने वाले। अगर आपको लगता है आपको किसी को हेल्प चाहिए, हमारी इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अस एंड कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर के। हमारे 5 प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में: डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल। मेडिकल सिर्फ तब तक यूज़ की जाती है, होम्योपैथी और न्यूट्रास्यूटिकल, जब तक आप इन आदतों को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते और अपनी डिजीज़ को रिवर्सल शुरू नहीं कर लेते। अब डाइट का क्या फ़ायदा है? कौन सी डाइट कैंसर को ठीक करती है? डाइट का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप नेक्स्ट मील लेते हो ना, पहले वही मील आपको बीमारियाँ दे देती, और अब वही मील आपकी दवाई का काम करेगी। तो आपको कोई टेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं, पहली मील से ही आप अपने इलाज की शुरुआत करते थे। कैसे? अब कैंसर की डाइट के क्या पॉइंटर्स रहेंगे? एक तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैंसर दे रहा है उसको रोकना होगा इससे। एंटीऑक्सीडेंट खाने हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे DNA को ब्रेक कर रहा है उसको हमने रोकना है। न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स खाने, क्योंकि सेल्स की DNA की फॉर्मेशन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को बढ़ाना है, गट माइक्रोबायोम को सुचारू रूप से चलाना है, उसके बैरियर को मेंटेन रखना है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग का बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं हर एकादशी पे 24 से 36 घंटे वाटर फास्ट पे होता हूँ। देन सर्टुलिन, जो हमने अपनी DNA रिपेयर जीन्स की बात की थी ना, और साथ में क्वर्सेटिन, ऐसे फूड खाने हैं जो ये एंटी कैंसर तत्व हमें दें। एंड एंटी कैंसर फूड हम एक लिस्ट देंगे आपको, जो बाद में डॉक्टर गरिमा शॉर्ट में ब्रीफ में एलेबोरेट भी करेंगी, जो हमारी प्रोत्साहन प्रोग्राम की डेडिकेटेड डाइटिशियन है, डाइट कंसल्टेंट है। डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग ने एक वार्बर इफेक्ट, जो मैंने पहले बताया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये बताया था 1920 को। इन्होंने प्रूव किया था कि आपके कैंसर सेल्स आपके नॉर्मल सेल्स के मुताबिक कम से कम 20 से 30 गुना ज़्यादा शुगर खाते हैं और उन्हीं को पसंद भी करते हैं। इसीलिए हमने पेट स्कैन जो बनाया ना टेक्निक, उसमें क्या करते हैं, पेट स्कैन जब कराते हैं आपको एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं? वो जाके आपके कैंसर सेल्स के ऊपर जम जाता है, और फिर हम उसको, क्योंकि कैंसर सेल ज़्यादा खाएंगे नॉर्मल से, तो वो लाइटन अप हो जाते हैं आपके पेट स्कैन। पेट स्कैन ले लिया हमने, शुगर पसंद आ गई। क्यों? शुगर आपके कैंसर सेल्स को आपसे भी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं शुगर कट डाउन करना चाहता हूँ आपके खाने में। और इस पेट स्कैन को एस टेक्निक मानते हैं आज की डेट में, अगर पूरी बॉडी में कैंसर सेल्स का पता करना, ठीक है। इसी इफेक्ट को वार्बर इफेक्ट बोलते हैं। अब आपके सामने आपका फेवरेट टाइम पास है। अब फ़र्क देखो, आप दिन में 3-3 बार 4-4 बार शुगर खा के चाय में अपने शुगर को, इन अपने कैंसर सेल्स को एक घी में आग का काम कर रहे हो, सॉरी आग में घी का काम कर रहे हो।
तो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो कि भाई कैंसर का पौधा जल्दी से बढ़ जाए। तो पहले तो अपनी चाय को स्विच ऑन कीजिए, एंटी कैंसर टीज़ पे आ जाइए, जैसे ग्रीन टी है, कैमोमाइल टी है, हिबिस्कस टी है, और उसमें चीनी दूध तो एटलीस्ट निकाल दें। दूसरा आपका फेवरेट आजकल गर्मियों का टाइम पास, आपके बच्चे भी बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम की आप केमिस्ट्री देखोगे ना, तो मोस्टली इसमें जो जीनो एस्ट्रोजन की बात की ना, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, वो सब हैं इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको स्टेबलाइजर केमिकल डाला जाता है। इसी वजह से बास्किन रॉबिन्स जो दुनिया की सबसे बड़ी, मैं बार बार एग्जांपल कोट करता हूँ तकरीबन हर वेबिनार में, कि बास्किन रॉबिन्स के मालिकों ने अपने शेयर वेयर बेच दिए हैं। अब वो वीगन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं, खुद भी अपना एक घर लेके खुद अपनी सब्जियां उगाते हैं। क्यों ये डाइट नुकसान कर रही है? क्योंकि हमने पहले पता था कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए को डैमेज कर रहे हैं, न्यूक्लियर डीएनए। फिर उसको ठीक करने के लिए सर्टविन्स और डीएनए रिपेयर जीन्स बिजी हो जाते हैं, तो वो अपने जीन्स जो रेगुलेशन है वो कर नहीं पाते और ख़राब जीन्स पैदा होते हैं, जिससे हमारे सेल्स अपनी आइडेंटिटी, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जैसे बोला बुढ़ापे में, और साइज, तीनों को ख़राब कर देते हैं। मान लो आपका ब्रेन सेल्स है, उसका वो आइडेंटिटी लूज़ कर दे, वो लिवर सेल की तरह काम करने लगे, तो फिर वो एज हो जाएगी ना उसकी, तो उसमें डिसफंक्शन आने लगे उस ऑर्गन में। दूसरा, अब बात करेंगे फास्टिंग। क्यों मैं फास्टिंग बार बार प्रमोट कर रहा हूँ और बोलता हूँ। फास्टिंग के बारे में ऑटोफेगी को डॉक्टर योशिनोरी ओशोमी ने प्रूव किया। 2016 का नोबेल प्राइज इसके लिए इनको मिला। क्या होता है, जब जब हमारे सेल डिवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पैदा होता है, लेकिन बार बार डिवीजन करने की वजह से ये डीएनए डैमेज होता है, जो मैंने आपको बताया, और फिर यही डैमेज रिप्लिकेट कर जाता है। जो ईआरसी की बात की हमने, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग्स की बात की थी ना, राइबोसोमल रिंग, वो ईआरसी, ये इन सेल्स में आ जाती है। अब ये सेल हो गए खराब, अगर ये दोबारा म्यूटेट करेंगे, ईआरसी बढ़ती रहेंगी, वो सेल हो जाएंगे बुढ़े और डिसफंक्शनल। अब फास्ट करते हैं जब हम 12-13 घंटे में हम अपनी शुगर को खा जाते हैं, उसके बाद 14, 15, 16 घंटे तक फैट भी खाने लगते हैं, और उसके बाद फिर बॉडी को और एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए प्रोटीन तोड़ती है। अब प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी है, तो प्रोटीन हमारे उस पहले बॉडी खराब प्रोटीन्स को खाती है। खराब प्रोटीन्स कौन से? ये सेल्स। इन सेल्स को प्रोटीन खा के इनके रॉ मटेरियल को अलग कर देती है, यानी कि फैटी एसिड, अमीनो एसिड, जिससे हमारे फिर नए सेल बनते हैं, और फिर इसको वो सेल खा के और एनर्जी देती थी बॉडी को ड्यूरिंग फास्टिंग। इसीलिए फास्टिंग से एक तरह से आप अपने कैंसर सेल्स को ही खा रहे हो खुद। इसे ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग। बहुत ही इलेबोरेट हमने वेबिनार फास्टिंग के ऊपर अपलोड किया हुआ है प्रीवियस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे, अभी मैंने जल्दी में बताया आपको। तो एक तरह से फास्टिंग से आप पुराने सेल्स को खा के उन्हीं के रॉ मटेरियल से नए सेल डेवलप कर रहे हो, तो रेनोवेशन हो रहा है आपकी बॉडी का। तो मैंने क्या बोला था, एजिंग रिवर्सिबल है, तो आप एजिंग को रिवर्स कर रहे हो। एंटी एजिंग है फास्टिंग, आपकी उम्र कम दिखने पड़ेगी। ये इसलिए भी है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बात की, जब आप बार बार खाना खाते हो आप इंसुलिन को ट्रिगर करते हो, इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है, और फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपको कैंसर आता है। ऐसे ही जब ये आपका पहला ग्राफ तो आपका आज का ग्राफ है जो आप खुद खा रहे हो, फिर भाई डिनर किया, फिर थोड़ी देर सोए तो इंसुलिन कम हुआ, फिर सुबह खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर दोपहर को खा लिया, फिर शाम के स्नैक्स चाय, फिर रात को खा लिया, फिर आइसक्रीम। तो पूरा दिन आप इंसुलिन को बढ़ा के रख रहे हो, अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाई जा रहे हो। जब फास्टिंग करते हो आप, मान लो 16 to 8 घंटे वाली फास्टिंग करते हो, 16 डेज जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, तो आप कम से कम थोड़ा टाइम दे रहे हो बॉडी को जिसमें इंसुलिन कम हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो। और जब लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते, जैसे मैं बता रहा हूँ वो 24 से 36, तो आप ऑटोफेगी को भी ट्रिगर कर देते हो और इंसुलिन तो डाउन जाते ही जाते हैं। तो ये सारी लिस्ट है, मतलब आप किसी मर्जी बीमारी का नाम ले लो, सब में फास्टिंग का बेनिफिट है। और लोग बोलते हैं, एक मिथ है कि भाई डायबिटिक पेशेंट को फास्टिंग करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, मगर गाइडेंस में, करेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए आपके डाइटिशियन की, क्योंकि आपको उस वक्त आपकी इंसुलिन या शुगर की दवाइयों को कम करना पड़ेगा। हार्ट डिजीज़, एल्जाइमर, न्यूरोडिजनरेटिव, पार्किंसोनिज्म, कैंसर, बहुत सारी चीज़ों में फास्टिंग का फ़ायदा है। ये एक रिसर्च पेपर है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हार्ट और एंडोथेलियल फंक्शन को इंप्रूव करती है फास्टिंग और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। इसी तरह से हमारे जितने स्टॉलवर्ट है ना, कैंसर को आज से 150-200 साल पहले भी ठीक कर रहे थे लोग, और बहुत सारे होम्योपैथिक स्टॉलवर्ट्स रहे हैं जिन्होंने हज़ारों केस कैंसर के ठीक किए हैं। डॉक्टर एली जोन्स हैं, ये सब हैं। अगर आप इनकी रिसर्च पढ़ोगे ना, क्योंकि इनको दबा दिया गया जब से रोकोफेलर फाउंडेशन ने नए पेट्रोलियम बेस्ड मेडिसिन लाए 1910 के बाद, एक फ्लैक्शनर रिपोर्ट आई थी उसके बाद। तो यूएस के बेस्ड हमारा पूरी मेडिकल एजुकेशन को बदल दिया। हमें कोई नहीं बताता ये सेल्स और जीन्स के बारे में, कोई नहीं पढ़ाता है। हम डॉक्टरों को, हमें भी नहीं पढ़ाया। ये तो हम बाद में रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज हम फेल हो रहे हैं कैंसर को ठीक करने में हमारी क्लिनिक में। तो इन सब स्टॉलवर्ड्स का भी यही मानना था। आपके सामने मैंने ये स्लाइड भी रखी हुई है, ये सब बुक्स, क्योंकि मैं ओल्ड फैशन रीडर हूँ इसलिए मैंने बोला आपको।
तो बेसिकली उनका मानना था कि मिल्क, मीट और प्रोसेस्ड फूड से जितना दूर हो जाए और रॉ वेजिटेबल ग्रोथ पे आ जाएं तो आप कैंसर को ठीक कर सकते हो। ये सब होम्योपैथिक स्टॉलवर्ड्स का आज से 150 साल पहले मानना था। हम तो सिर्फ उनको डीकोड कर रहे हैं अब और एक रीपैकेज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक्चुअली, और उसी से फिर हमें नोबेल प्राइज़ भी मिल रहा है। अब ये फास्टिंग की बात करें, फास्टिंग के बारे में महर्षि भागवत ने आज से 1500 साल पहले लिख दिया ये कि हर ऑर्गन पे इसका फ़ायदा है, और अब 2016 में हमें जाके समझ आ रही है किसे इनकॉर्पोरेट। किसने पढ़ाया आपको? मुझे तो नहीं पढ़ाया था हमारे मेडिकल कॉलेज में, ना आपका डॉक्टर बोलता भी होगा। तो जैसे जैसे फास्टिंग करते हैं इंसुलिन कम जाता है, ऑटोफेगी ज़्यादा ट्रिगर होता है। अब बात करते हैं, जो हमने बात की सिंक्लेयर लैब, उनका क्या मानना है डाइट के बारे में। एक तो जो इंपॉर्टेंट लॉन्गेविटी मॉलिक्यूल्स हैं मैं समराइज कर रहा हूँ, सर्टविन्स, एम्टोर, एएमपी के। फास्टिंग लॉन्गेविटी को बढ़ाती है क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को हेल्प करती है, और लेस शुगर, लेस मीट एंड मोर प्लांट बेस्ड डाइट, ये डॉक्टर सिंक्लेयर का भी मानना है आफ्टर ऑल दिस एपिजेनेटिक एंड जेनेटिक रिसर्च हैज़ डन। तो ये उनका रेखा जोखा एक ही जगह में, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। NAD प्लस मॉलिक्यूल को हमें यूज़ करना है, निकोटिनामाइड, एडिनाइड, डाइन्यूक्लिक। ये फास्टिंग के बारे में उन्होंने कैसे बताया था जी। जब हम फास्टिंग करते हैं, उन्होंने 4 वीक सैंपल लिए सेम सब्जेक्ट के, सेम कैंसर पेशेंट के। उन्होंने देखा एंटी कैंसर सीरम स्ट्रक्चर प्रोटीन में बढ़ता है, DNA रिपेयर बढ़ता है, जीनोमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है, की रेगुलेटरी प्रोटीन जो इंसुलिन के सिग्नलिंग या इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम होता है। यहाँ देखिए ओबीस दिखाया है, यहाँ पतला हो गया वो, और वेट कम होता है, बॉडी मास कम होता है, वेस्ट की सर्कमफ्रेंस कम होती है, बीपी कम होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आप लड़ते हो फास्टिंग से। तो बिना हाथ पैर हिलाए, बिना मेहनत किए जो आप खा रहे, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवाइज। बट आपको क्या खिलाया? घड़ी से खाओ। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, तीनों टाइम खाओ, फिर 3-4 बार चाय पियो, फिर स्नैक्स खाओ, मतलब खाते रहो पूरा दिन। इसीलिए हम एक हाई कैलोरी डाइट, फ्रीक्वेंट ईटिंग करके अपने आप को कैंसर दे। ये अब बात करेंगे गट माइक्रोबियोम की। मैं शॉर्ट में लिस्टिंग कर रहा हूँ, ये सब ये हमारे गट माइक्रोबायोम वाले वेबिनार में भी दिया गया। ये पूरी लिस्ट है जो आपके गट माइक्रोबायोम को ठीक करती है, और जो केमिकल आपके फूड के थ्रू आपके अंदर जा रहा है उसको नलीफाई करती है, न्यूट्रलाइज करती है। इसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए, म्यूसिनस प्लांट्स हो गए जैसे एलोवेरा एंड ऑल, रूट वेजिटेबल्स हो गई, टर्मरिक, हल्दी एट्सेट्रा। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, बीन्स, फाइबर डाइट, सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इवन कॉफ़ी एंड रेड वाइन एक्सट्रैक्ट्स। एंटी कैंसर फूड्स, ये एक डिटेल लोग हमसे बहुत पूछते हैं, यार कैंसर है हमें, हम क्या खाएं क्या खाएं। अब क्लिनिक पे, क्योंकि क्लिनिक बिजी रहते हैं, ओपीडीज बिजी होती है, हम इंडिविजुअली एक एक को तो बताना बहुत इम्पॉसिबल है। इसी के लिए हम ये फ्री वेबिनार सीरीज़ करते हैं ऑलमोस्ट ऑल अल्टरनेट संडेज। तो जितने भी कैंसर पेशेंट हमारे पास है, जिनके ये सवाल है, जिनके रिश्तेदारों को कैंसर है, उनको ये प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। तो इसमें ये लिस्ट है A to Z हमने लिखा है, एप्पल्स, एस्परेगस, आंवला, ब्लूबेरीज। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर गरिमा इसको थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया, वेबिनार भी लंबा हो गया, तो आपको वो इलेबोरेट कर देंगे। ब्रोकली एंड ब्रोकली स्प्राउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर एजेंट्स। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, सल्फोराफेन होता है उनमें। कॉफ़ी इन लिमिटेड अमाउंट इन जुडिशियस यूज बट विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। क्रैनबेरीज एंड ऑल काइंड ऑफ बेरीज, जो आप इंडियन बेरीज खाते हो, जिसमें इंडियन गूसबेरी, आंवला का सबसे बड़ा नाम है, फ्लैक्स सीड्स, गार्लिक, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, सभी तरह के फ्रूट्स, केल एंड जितनी हरी सब्जियां हैं ना, हरे पत्तों की सब्जियां, सब, पल्सेस, लेग्यूम्स, सोयाबीन, स्पिनच, देन स्ट्रॉबेरीज, जैसे बेरीज की बात की। एंड देयर आर स्पेशल टीज, जो माचा टी है जो बहुत एंटी कैंसर पाई गई है। देन यू हैव दिस कैमोमाइल टी, जो आपको नींद अच्छी लाती है, तो स्लीप से जो आपका डैमेज हो रहा है वो रोकती है। टमाटोज में लाइकोपीन है। टर्मरिक सबको पता है आपको, है ना, हल्दी तो सब जानते हैं। कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेरीविंकल, सदाबहार, ये कड़वे होते हैं पत्ते, बट मैं अपनी स्मूदी में जरूर डालता हूँ। जैसे सदाबहार नाम है, नहीं हमेशा हरे रहते हैं। और आपको जान के ताजुब होगा, विनका ड्रग्स के नाम से इनसे सबसे पहले दुनिया की एंटी कैंसर जो कीमोथेरेपी ड्रग बनी थी, वो इन्हीं के एल्कलॉइड से बनी थी। तो 5-6 पत्ते और कुछ फूल मैं अपनी स्मूदी में ज़रूर डालता हूँ। गोवा लीव्स, जो क्वेरसेटिन की मैंने बात की थी। जिंजर, मशरूम्स, हर टाइप के मशरूम, स्पेशली कॉर्डिसम मिलिटरिस, ऑयस्टर एंड टर्की टेल। देयर हैव बीन केसेस जिन्होंने सिर्फ टर्की टेल एक्सट्रैक्ट्स को लेकर अपने आप को ठीक किया, अलॉन्ग विद सम अदर। देन तुलसी तो हमारी वैदिक साइंस में बहुत सालों से है ये। दिस इज सर्ट फूड, जो सर्टुलेंस को बढ़ावा देते हैं, सर्टुलेंस की स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, जो आपके DNA रिपेयर जीन्स हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं इनको, आपके सामने लिस्ट है। अगेन वही प्याज, वो जो अपने लिस्ट आपको बताइए, सेम लिस्ट है यहाँ पे। हरी पत्ती की सब्जियाँ, ग्रीन टी, कॉफ़ी, सोय,
बकवीट, जो आप वीट की जगह पे अपने वीट को मोटे अनाज में बदलते हैं तो भी फ़ायदा होता है। मैजडूल, डेट्स, कोकोआ, सेलरी, मीन्स ऑलमोस्ट सेम लिस्ट हर जगह मिलेगी आपको। पॉलीफिनॉल्स का बहुत बड़ा रोल है, ये रिसर्च हो चुकी है पब्लिश कि सर्टोइंस को कैसे ठीक करता है। अब क्वार्स्टीन की बात करूँ, ये मैं बहुत इजीली फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। अमरूद तो आपको साल में एक बार देता है अमरूद का पेड़, लेकिन अमरूद के पत्ते तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। मैं अपनी जो डाइट है, अपनी स्मूदी है, जो ग्रीन स्मूदी मेरा ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ, उसमें मैं ज़रूर जो है अमरूद के पत्ते ज़रूर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा अपना ब्रेकफास्ट की फ़ोटो है, देखिए मेरा सुबह ब्रेकफास्ट यही होता है, एक स्मूदी एंड लॉट्स ऑफ नट्स। नट्स से भी तो हमें मिल गया ना यही सर्टेन, तो दूसरा मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, 98% लोग हम तो ये सब्जियां खाते ही नहीं हैं। जितनी आपको एक दिन में खानी चाहिए उतनी आप एक हफ्ते में खाते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको कम से कम 1% यानी 700 ग्राम रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आपके अंदर जाने चाहिए, और उसमें से भी 0.1% एटलीस्ट 70 ग्राम्स बिल्कुल रॉ हरे पत्ते होने चाहिए आपकी डाइट। बट आप खुद से क्वेश्चन करो, आप ऐसा करते हो? आपकी डाइट कहाँ है, अभी बता देंगे आप। आपकी डाइट ये है, सैड डाइट है आपकी, सैड अमेरिकन डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट। क्या खाते हो आप सुबह से रात तक? 70% आपकी कैलोरीज आती है दूध से, गेहूँ और अनाज से, डेयरी प्रोडक्ट से, पनीर खा लिया, और चीनी से, और मुश्किल से 20 से 30% सब आप ये नट्स और ये यूज़ करते हो। समझ रहे हो कैसे उल्टा पिरामिड आप खा रहे हो साल दर साल, जो आपको डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कैंसर दे रहा है। इसी पिरामिड को हमने उल्टा किया हुआ है प्रोत्साहन प्रोग्राम, यानी 90%, 70% टू 90% कैलोरीज हम आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स से देते हैं। उसके बाद अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप तामसिक मेरी तरह बहुत भागते दौड़ते हो, जैसे आई एम ए वीगन, तो आई नॉट रिकमेंड दैट। बट अगर आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत भागते हो, यानी तामसिक कार्य करते हो, सात्विक नहीं की कुर्सियाँ तोड़ते हो ब्राह्मणों की तरह, ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ कास्ट व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, ये आपके कर्मों के आधार पर आधारित की गई है, चैप्टर 17 ऑफ भगवद गीता। तो अगर आपका काम तामसिक है तो आप तामसिक खाना हो, बट आप सबका काम सात्विक है और हम खाना खा रहे हैं तामसिक। ये हमारा डाइट का लेखा जोखा जो हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में आपके सामने पॉइंटर्स में ले आऊँ। प्लांट बेस्ड होल डाइट, नेट्रोस्यूटिकल हर्ब्स को यूज़ करते हैं, मिनिमस कर देते हैं वाइट शुगर, सॉल्ट, वीट को, नो एनिमल प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं देते। खाना कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये डॉक्टर गरिमा बिल्कुल आपकी बॉडी टाइप, डिजीज़ के हिसाब से बताती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग हम ज़रूर यूज़ करते हैं। हम अपनी कब्र अपनी दांतों से नहीं खोदने देते आपको। और फिर कॉन्स्टिपेशन तो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, सी फॉर कैंसर, मैं ये बोलता हूँ। तो अगर इस तरह की हाई फाइबर डाइट खाओगे आप, कॉन्स्टिपेशन तो होगी नहीं। एंड स्मोकिंग एल्कोहल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, पानी तो सबको पता ही है कितना। तो ये मेरी कुछ खुद की प्लेट्स हैं, ये कहीं इंटरनेट से नहीं। तो देखिए कांजी, इसमें प्रोबायोटिक आ गया, मेरी गट हेल्थ को ठीक कर दे, इतने सारे कलर्स और बेरीज आ गई जो एंटी कैंसर हैं। तो एक तरह का ये मेरा लंच होता था। ये कुछ और प्लेट्स हैं जो मैं नॉर्मली खाता हूँ। मैं दिन में 2 बार रॉ फूड खाता हूँ और 1 ही बार अनाज खाता हूँ। एक और डाइट जो हम बहुत यूज़ करते हैं खासकर एग्रेसिव कैंसर केसेस में, एग्रेशन को कैसे पता करना है, जो आपने पेट स्कैन कराया उसमें शुगर अपटेक वैल्यू होती है। जितने आपके कैंसर सेल्स एग्रेसिव होंगे उतनी शुगर अपटेक वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी। तो अगर शुगर अपटेक वैल्यू 10 या उससे कम है या 5 के आसपास, समझो ये एग्रेसिव नहीं है उतना कैंसर। जितनी ये ऊपर है, लेकिन कम अगर स्टार्ट हुआ है कैंसर तो बाद में एग्रेसिव हो सकता है, तो ऐसी हुई वैल्यू चेंज भी हो सकती है। इसलिए मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं, बट एग्रेसिव या मेटास्टेटिक कैंसर केसेस में 6 महीने या साल में एक बार पेट स्कैन करा के ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपकी जो भी थेरेपी आप ले रहे हो कैसे काम कर रही है। तो वीगन कीटोजेनिक डाइट के लिए क्या करना है, इसमें आपका ज़्यादातर फूड फैट्स आते हैं, क्योंकि हमें पता है कैंसर सेल को शुगर पसंद है, तो हम आपकी बॉडी को शुगर देते ही नहीं। बट ये बहुत ही गाइडेंस में करी हुई जाने वाली डाइट है, क्योंकि आपकी पूरे दिन की एक डिज़ायर कि भाई एक मट्ठी खा लूँ, वो ही इसको बैकफायर करके उल्टा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ा भी सकती है, ओबेसिटी को बढ़ा भी सकती है। तो ये किसी भी डाइटिशियन या डॉक्टर की गाइडेंस में ही करें। बट ये बहुत ही सक्सेसफुल है इन केसेस ऑफ कैंसर। डॉक्टर सिंक्लेयर भी इसको अप्रूव करते हैं, डॉक्टर सेफरिड भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस एंड रिसर्च पेपर डाल चुके हैं कि कैसे कैंसर को फाइट करने में कीटोजेनिक वीगन डाइट हेल्पफुल है। अब आते हैं बात एक्सरसाइज पे। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग मैं बोलता हूँ, और एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन। न्यूट्रिशन की बात हमने क्वीन की तो कर ली, किंग की बात कर ले थोड़ी, तो टुगेदर वी विल हैव ए बेटर हेल्दी किंगडम।
तो प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में खुद रिसर्च पेपर हुए कि कैंसर जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते थे उनको ब्रेस्ट कैंसर के रेट कम रहे, कोलोन कैंसर कम हुआ। कैंसर प्रिवेंशन में भी ये काम करती हैं। इन्होंने एक स्टडी की, ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश्ड है, कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को लिया इन्होंने, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की। जो लोग एथलीट थे उसमें, जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स में पार्ट करते थे, उनको कैंसर कम हुआ। 15 साल लंबी ये फॉलोअप स्टडी है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज एंड स्लीप हम दोनों, इसलिए एक्सरसाइज गाइडेंस और एक्सरसाइज कैसे करना है, आई टेक पर्सनल सेशंस, लाइव सेशंस, कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, करानी है, और क्या क्या एक्सरसाइज आपको सिखानी है, किस टाइप से, ये सब हम प्रोत्साहन प्रोग्राम का पार्ट है। स्लीप के ऊपर क्यों, जब हम अच्छी स्लीप लेते हैं, पूरे गहरे काले कमरे में सोते हैं और दिन में ज़रूर थोड़े टाइम धूप को एक्सपोज करते हैं, तो एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन को सेक्रेट करवाते हैं, और वही मेलाटोनिन फिर ग्लूटाथायन में कन्वर्ट होता है और इस डीएनए डैमेज को, इस ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिवर्स करता है, तो जीनोमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम, ये फ़ोन है ना बीमारी, अलार्म, रात को टाइम देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी नींद को भगा देता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में, वो है स्ट्रेस। मैं हमेशा बोलता हूँ, चिंताश्च चिताश्च बिंदु मात्र विशिष्यते, चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती जीवनम। मतलब चिता जैसे निर्जीव को जलाती है, चिंता तो जीवित शरीर को ही रोज रोज जलाता है। और इसीलिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम फॉलो करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में। कोई वेरियस ब्रीदिंग टेक्निक्स हम सिखाते हैं, कुंभक थेरेपी, वेरियस काइंड ऑफ मेडिटेशन, और जिसमें हम यूज़ करते हैं द काइंड ऑफ थिंग वी कॉल कुंभक थेरेपी के साथ हम बहुत सारी मेडिटेशन, इसमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेस कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी हमारा डिटेल वेबिनार है, बट मैं बता दूं, स्ट्रेस स्टीरॉइड्स की तरह का होता है। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी बॉडी कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, जिससे एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन सेक्रेट होते हैं। उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ती है, बॉडी में सूजन आती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खराब होता है, डाइजेशन खराब होती है, कॉन्स्टिपेटेड आप रहते हो, किडनी फंक्शन डिप्लीट होते हैं। तो ये सब काम क्रॉनिक स्ट्रेस करता है। मैं ब्रीफ में इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, और ये सब टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में। स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर सकते, स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज सिनोनिमस विद स्ट्रेस, बट उसके जो रिस्पॉन्स आपको दे रहे हो आप स्ट्रेस को, वो आपके हाथ में ज़रूर है, और उस स्ट्रेस से जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है उसको भी आप रोक सकते हो। इसके लिए हम बैच फ्लावर थेरेपीज़ भी कभी कभी यूज़ करते हैं, जो एक पार्ट है होम्योपैथी का, बहुत इफेक्टिव रहती हैं। हम इससे एंटी डिप्रेसेंट जो कैंसर दे रही हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की बात की मैंने, बहुत सारे केसेस पब्लिश हो चुके हैं जिन्होंने अपनी वीडियो गेम खेल के कैंसर ठीक कर दिया, सोच सकते हो आप। और ये केस की अपनी वो है कि इन्होंने विजुअलाइजेशन की टेक्निक को कैसे यूज़ किया। इन्होंने बिलीव किया कि भाई आँख बंद करके दे इमेजिन कि सम काइंड ऑफ लाइट या सम काइंड ऑफ टेक्निक इज गोइंग टू देयर ट्यूमर सेल्स एंड डिक्रीजिंग इट, एक्चुअली इट इज़ शोन टू डिक्रीज द साइज। और इसी पे रिसर्च करके एक वीडियो गेम डेवलप की है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने, जिसमें आपको प्रोटीन डेवलप करना है। मैंने बोला प्रोटीन बनाते हैं डीएनए, और प्रोटीन ही हमारा फिर आगे, प्रोटीन ही आगे जाके कैंसर को, सेल्स को इंडिकेट करते हैं कि उनको क्या काम करना है। तो इन्होंने एक वीडियो गेम बनाई है, उसका नाम है फोल्ड इट। ये गेम खेल के दे आस्क द पेशेंट टू डिज़ाइन देयर ओन प्रोटीन, और वो बताते हैं कि ये पॉजिटिव प्रोटीन है, नेगेटिव प्रोटीन है। तो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना सबके आसान बात नहीं है, बट डिजिटल गेम्स को यूज़ करते हुए भी रिसर्च चल रही है। तो अगर हम अपनी पुरानी वैदिक टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, योग निद्रा, या हम लोग गोल्डन बॉल मेडिटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, और उसको यूज़ करें, कुंभक की टेक्निक को यूज़ करें, जैसे लिखा ना हिंदू प्रैक्टिस, तो भी हम अपने ट्यूमर सेल्स को, सिर्फ कैंसर का ना जो वर्ड है यही डरा देता है, तो लोग डर जाते हैं पहले कैंसर से। बट अगर वो विश्वास रखें और अपनी बॉडी को मौका दें और विजुअलाइज रोज करें कि भाई मैं कैंसर सेल्स को मार रहा हूँ, मैं डाइट ठीक ले रहा हूँ, मैं इससे कोई काम नहीं कर, तो कैंसर सेल्स स्लो डाउन होते हैं, डेफिनेट प्रूव हो चुका है, ठीक है। एंड कैसे सर्टुइंस के ऊपर आपका स्ट्रेस इफेक्ट करता है, देखिए कैसे हिप्पोकैम्पस, जो आप स्ट्रेस लोगे ना, आप डरोगे तो आप सर्टुइंस को भी डैमेज कर, मतलब जेनेटिक लेवल तक आपका स्ट्रेस काम करता है। तो हमें एनएडी पॉजिटिव को, ये लेखा जोखा पूरे वेबिनार, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस को मैनेज करते हुए एनएडी पॉजिटिव बूस्टर मॉलिक्यूल्स, ये डॉक्टर सिंक्लेयर जरूर लाए हैं, बट आई एम नॉट इन वेरी मच सपोर्ट टू इट, क्योंकि ये तो एक फार्मा गिमिक है। अगेन ये नए वंडर ड्रग्स लाएंगे, उसको महंगा बेचेंगे, और जैसे पहले हुआ, कोई भी दवाई नेचुरल तरीक़ों से काम नहीं करती है, ना उतनी एब्जॉर्प्शन रखती है। ऑफकोर्स माइस के एक्सपेरिमेंट प्रॉमिसिंग है, हो सकता है करे भी, तो लेके भी आएंगे तो ये बहुत महंगी होगी। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करो ना, कि हम सर्टुइंस को सपोर्टिव वे में यूज़ कर लें।
और इसी के लिए हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया है और हमारे 5 बैचेस हो चुके हैं। 6th बैच विल बी स्टार्टिंग इन मंथ इन ए मैटर ऑफ 6 to 7 वीक्स। तो इसमें हम क्या होलिस्टिक अप्रोच है, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जिनके बारे में हमने बताया, और होम्योपैथिक मेडिसिन एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स जब ज़रूरत हो, जब डिजीज़ एडवांस हो, जब हमें थोड़ा टाइम चाहिए हो बॉडी को, तब तक आप उसे समझ पाएँ, सीख पाएँ। एंड आई विल रिक्वेस्ट नाउ डॉक्टर गरिमा टू कम इन एंड शी विल एलाबोरेट यू ऑन मोर ऑन कैंसर causing cancer, anti-cancer food soil. Thank you, Dr. Jayant. Good morning, everybody. I hope I'm audible. Yes, you are. Okay. So thank you for the presentation. Yeah, so we're talking about cancer today, and हमने डाइट की बात की, तो आप लोग को सोच के बड़ा लग रहा होगा कि कैसे खाने से ही कैसे कैंसर को हम टैकल करें। इतनी सारी दवाइयां हैं, there are such treatments, such large scale treatments for it, and here we are talking and stressing upon diet कि डाइट से हम उसको कैसे करें। ठीक, so see, अभी जो डॉक्टर जयंत ने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें there were all the food items that were listed और उसके बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे। अब ये बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो एक फूड के अंदर हैं, जो एक फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस या हर्ब के अंदर है, जिसके पास एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या करते हैं ये बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स? बेसिकली उन्होंने जो आपको पूरा कैंसर मैकेनिज्म समझाया, डीकोडिंग होना सेल्स का। अब देखिए, अब एक सेल के पास जब इंफॉर्मेशन जा रही है कि आपको मैच्योर नहीं होना, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, कैंसर सेल में बदलना है, लेकिन अगर हम उस इंफॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर दें, दिस इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। अगर हम उस सेल सिग्नलिंग को ही ब्लॉक कर दें कि उसको ये सिग्नल नहीं मिले कि भैया तुम्हें डिफरेंशिएट नहीं होना, तुमको मैच्योर नहीं होना, रादर तुम्हें अपनी नॉर्मल जो आपकी मैच्योरेशन है, नॉर्मल सेल की डिफरेंशिएशन है, वो हेल्दी सेल में कन्वर्ट होना है, वो वैसे ही चलती रहे। तो बेसिकली द आइडिया ऑफ डाइट इज कि ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, उस सेल सिग्नलिंग को हमें ठीक करना है। तो जो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं बीच में, बहुत सारे साइटोकाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अदर थिंग्स होते हैं। तो बेसिकली जो बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उस सेल सिग्नलिंग को, रॉन्ग सेल सिग्नलिंग को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सेल तक पहुंच नहीं पाती है। जब डीएनए डीकोडिंग हो रही है तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सेल तक नहीं पहुंच पा रही है, एंड यू आर गेटिंग योर हेल्दी सेल्स। सो दिस इज द आइडिया how powerful your food can be, how powerful your diet can be to help you prevent cancer or even cure cancer. So अभी मैं कुछ फूड्स की स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी जिनके ऊपर ज्यादातर रिसर्च की गई है और ज्यादातर जिनके रिजल्ट्स हमें देखे गए हैं। So one such food is carrot. Carrot is a very important food to include in your diet. हमने सुना है विटामिन ए है, आंखों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बट इसके अलावा भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टडी की गई है जिसमें अब हमने देखा स्मोकिंग कितना इंपॉर्टेंट है टू टेक यू टूवर्ड्स कैंसर, लेकिन एक स्टडी की गई जिसमें कैंसर पेशेंट्स, दोज हु वर स्मोकर्स, वो उस स्मोकिंग स्टडी में एक ग्रुप बनाया जिनको कैरेट खिलाया गया ऑन डेली बेसिस, और एक ग्रुप बनाया जिनको कैरेट नहीं खिलाया। सो इवन इन दो स्मोकर्स हु आर प्रोन टू सच स्ट्रॉन्ग कैंसर्स, उसमें भी जो द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज was much less than those who were not eating carrots. So this is how effective your diet can be, your food can be in helping stopping the progress of the disease. इसके अलावा ब्रोकली की हमने बात की थी, सल्फोराफेन। देखिए, ब्रोकली अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फोराफेन इज you can say it is one of the best cancer fighting compounds। लेकिन अगर आप सोचिए हम उसी सल्फोराफेन की मात्रा 50 टाइम्स बढ़ा दें तो वो कितना और एफिशिएंटली उस कैंसर से फाइट करेगा। तो इसी की तरह एक ब्रोकली को स्प्राउट किया जाता है, ब्रोकली के स्पीड्स जो होते हैं उनको स्प्राउट किया जाता है, एंड दीज आर कॉल्ड ब्रोकली स्प्राउट। उस स्प्राउटिंग करने से यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्फोराफेन बाय 50 टाइम्स। And just imagine, there is a institute in America which is called Hippocrates Institute. वहाँ पे क्या होता है, जो कैंसर पेशेंट्स आपका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, कीमो, रेडियो, सर्जरी में नहीं लेना चाहते, एंड देयर दे गो फॉर द अदर मेथड्स कि हम और किस तरीके से नेचुरल तरीके से अपने कैंसर से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो देयर इज दिस इंस्टीट्यूट वेयर ऑल द कैंसर पेशेंट्स एंड इवन देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स कैन गो, एंड वहां पे basically the diet that is given to them, it is all food based diet, and specifically sprouts. They are given sprouts in their
diet, morning maybe, evening, obviously along with other foods, but sprouts such a important role play करते हैं, especially जैसे मैंने आपको broccoli sprouts बताया, या फिर आपके alfalfa sprouts and many other sprouts. So this is how important, this is how a diet can, you know, help you. अब beans की हम importance नहीं समझते, किसी को पसंद नहीं होता है ज़्यादातर beans खाना, but लेकिन they are so rich in fiber, और there's so much other things कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है, स्पेसिफिकली कोलोन का, रेक्टम का जो कैंसर है, उसमें बहुत बड़ा रोल देखा गया है कि पीपल हु आर मोर you know who eat more green beans in their diet, they are less susceptible to colorectal cancer. या फिर वो अगेन कि जो लोग कैंसर से डील कर भी रहे हैं, if they include beans in their diet, they can definitely help you know इंक्रीज देयर लॉन्गेविटी. फिर दूसरा जो हम बात करते हैं, जो जिंजर इज अ वेरी आप अगर रिसर्च स्टडीज उठा के देखेंगे कैंसर में, और आप जिंजर स्पेसिफिकली डाल के देखिएगा, द मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट एफिशिएंट फूड दैट हैज कम आउट, अगर हम चलिए हम इंडियन फूड्स की ही बात करें तो उसमें जिंजर हुआ, टर्मरिक हुआ, उसके टर्म आगे मैं और बताऊंगी. जैसे जिंजर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विच इज कॉल्ड जिंजरॉल एंड शिगॉल, 6 जिंजरॉल एंड 6 शिगॉल. It has such an effect, you know, they are so effective कि ये they can even suppress, they can even help with the suppression of tumor cells. So this is how, you know, important it is to have ginger in your diet. Again turmeric, जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया, उसमें कर्कुमिन है, क्वेसेटिन है. So all these again help you with, अगर आप डेली डाइट में अपना 1 से 3 ग्राम जिंजर एवरी डे ले रहे हैं, so you know you can even prevent the spread of cancer cells in colorectal cancer. There have been studies which have proved that. Then again tomatoes, lycopene. अब मार्केट में वही जो फार्मेसी उसकी मार्केटिंग की बात की गई थी, मार्केट में lycopene supplements इतने ज्यादा हैं, there are like thousands of lycopene supplements of different kind, and again very expensive, क्योंकि उसमें साथ 1-2 और vitamins minerals ऐड करके उनकी बहुत मार्केटिंग होती है. लेकिन अगर आप अपनी डाइट में 4 टमाटर एवरीडे खा रहे हैं बट सीड्स रिमूव करके, तो आई वुड से अगर आज से ही खाना शुरू कर देंगे तो कभी भी आपको किसी भी स्टेज ऑफ डिजीज, किसी भी यू नो प्रॉब्लम हो लाइफ में, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस लाइकोपीन की, टू टेक लाइकोपीन इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स. So again, so these are the certain things that we need to understand how effective our food can be. So citrus foods की बात की जाए, जैसे हमारे इसमें आया था ना हमारा लेमन हुआ सबसे इम्पोर्टेंटली, या फिर हमारे ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस हुआ एंड एवरीथिंग. अगर आप सिर्फ उसकी 3 सर्विंग्स भी एक वीक में ले रहे हैं, अगर 3 सर्विंग्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स भी आप एक सर्विंग में ले रहे हैं, यू आर यू नो 3 times less prone to get any stomach cancer. Yeah, any GI cancer for that matter. So this is how, again, the importance of diet that is there in your this thing. हम अपने ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स में ब्लैक सीड ज़रूर देते हैं, कलौंजी, बिकॉज उसका हमने देखा कितना इफेक्टिव रोल है. एंड देर आर मेनी सच हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जैसे कि हमारे इचिनेशिया हुआ, दिस इज वेरी गुड रोल, मोरिंगा वेरी गुड प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, एंड हमारा यही ब्लैक सीड्स तो है ही, इसके अलावा जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. So you know these are certain things जो हमको ये flax seeds का रोल देखा गया है in breast cancer, कि अगर हम 10 grams of flax seeds every day खा रहे हैं तो even breast cancer patients they heal much faster. and जैसे जो genetic tendency की हम बात कर रहे थे, breast cancer के लिए स्पेशली जब घर में हिस्ट्री होती है तो the females are very always very scared कि they would get their you know gene testing done and वो सब कराते रहते हैं टाइम टू टाइम टू सी कि कहीं उनको नहीं हो जाए. अब वही फीमेल्स अगर 10 grams of flax seeds every day अपने डाइट में खा रहे हैं तो the you know you are reducing your chances of getting the disease to a very far extent. So certain things, certain important things you just have to include in your diet that you should do on daily basis, obviously along with the other exercise and the stress management techniques that Dr. Jain just told about, and you can actually prevent your you know diseases like cancer and many other inflammatory disease with the help of certain variations in your diet. And of course there are the list goes on and on. We have shared the list with you. You can always go back to the list that is there. And yeah, thank you Dr. Garima for the insightful talk. And ये सब फूड ठीक है, खाना तो है, बट साथ साथ हमने ये भी बताया ना कैसे क्या नहीं खाना. शुगर सबसे प्यार है आपका, जो है ना सबसे बड़ा प्यार है. जब से चीनी आई है ना, सबसे कैंसर का रेट बढ़ गए हैं. कैंसर छोड़ो, हर बीमारी का रेट बढ़ गया.
and use the Vedic science of fasting and other things also. So that is there. I'm opening up the session and I would एक एक स्टडी हुई थी, इसके अंदर P53 ट्रांसजेनिक माइस क्रिएट किया गया, ओवर एक्सप्रेशन मॉडल। तो वो ओवर एक्सप्रेशन मॉडल P53 का, उसमें वो ट्यूमर रेजिस्टेंट माइस बन गया था, मतलब उसे कहा था, एक स्टडी हुई थी। तो ऐसे कोई फूड है जो हमारे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को मतलब, क्योंकि जैसे आपने कहा ओबेसिटी, कुछ लोग होते हैं वो इतनी डाइट अच्छी भी खाते हैं लेकिन फिर भी पतले होते हैं, उनके जो जीन्स हैं वो ओवर एक्सप्रेस होते हैं, जैसे वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो जो फूड हमारा, क्योंकि फूड में कंटामिनेंट्स और ये सब बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसे फूड जिससे कि समझ गया हमारे ट्यूमर मैं आपका समझ गया। आप हमारे साथ शुरू से थे क्या वेबिनार में? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने शुरू में सर्टुइन्स की बात की है ना, जो तीनों सर्टुइन्स एंड AMP के जीन्स एंड द थर्ड जीन mTOR, ये तीनों के लिए जो फूड लिस्ट हमने आपको दी है। आई एम म्यूटिंग योरसेल्फ क्योंकि आपकी काफी डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, ठीक। तो इसकी वजह से हम लोग काफी इसमें सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। तो इन सभी जीन्स को हम यूज कर रहे हैं। जो फूड आपको लिस्ट अभी दी गई है, मैंने सर्ट फूड की भी एक लिस्ट की पिक्चर डाली थी। ऑल दोज फूड्स एक्चुअली रेगुलेट्स ऑल दीज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। पहले सर्टुइन्स का जो पहली बार इजाद हुआ था, इसको P53 कहा जाता था, वो एक मिसनॉमर इसको दिया गया था। बाद में पता चला कि ये P53 को डीएसिटाइलेट कर देता है, उसके म्यूटेशन को खासकर, तो उसकी खराब म्यूटेटेड कॉपीज नेक्स्ट सेल्स में नहीं जाती। तो ये इसका बेसिक रोल है। दूसरा सर, एक चीज, ये टेलोमेयर शॉर्टनिंग की आप बात कर रहे थे, टेलोमेयर शॉर्टनिंग वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो मतलब वो उसको रोका जा सकता है टेलोमेयर, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग। फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर तो एजिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब वो कुछ हद तक कर सकते हैं रिवर्स, मतलब ऐसे तो नहीं है कि कुछ नहीं, बहुत हद तक रिवर्स की जा सकती है। माइस मॉडल्स तो 2-2 साल के बाद भी उनकी टेलोमेयर शॉर्टनिंग नहीं हुई। और महर्षि वाघभट्ट ने तो इच्छा मृत्यु ली अगर 135 साल पे। एंड देयर आर पीपल इन हुम्जा वैली, आज भी पाकिस्तान में एक हुम्जा वैली है, आप तुर्तुक चले जाओ एंड ओकिनावंस को देख लो आप, जापानीज लोगों को 100 साल तो उनके लिए आम बात है। एंड विद कंप्लीटली फंक्शनल, बीइंग फंक्शनल। हुम्जा वैली के बारे में पढ़िएगा, 130-40 साल तक जीते हैं वो लोग। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में। एंड सी, बीइंग अ मुस्लिम एंड इन पाकिस्तान दे आर ऑल वेजिटेरियंस। अच्छा, बट आप सिर्फ खाने, बट प्रॉब्लम ये है ना, आप लोग का सिर्फ ध्यान खाने पे रहता है। तो बाकी चीजें करनी है, क्या रोकना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, उसकी तरफ भी तो ध्यान दें। वो तो कोई करना नहीं चाहता। ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर, आपने बताया कि ब्रोकली के स्प्राउट्स कैसे बनाए जाएंगे? जैसे आप मूंग दाल के बनाते हो, मूंग दाल एक बीज है, ऐसे ही आपको ब्रोकली के बीज मिलते हैं, वो आप ले लीजिए, ऑर्गेनिक फॉर्म वाले लीजिए। डोंट टेक दोस, आपके ना माइक में बहुत डिस्टरबेंस है, पहले म्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो आप वो वाले लीजिए जिनमें वो, आप वो जीन्स लीजिए जो, ठीक है, आप वो वाले सीड्स लीजिए जो ऑर्गेनिक हो, मतलब जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, दे आर मोस्टली कवर्ड विद पॉइजन्स, दे आर फॉर देयर इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ। तो ऑर्गेनिक सीड्स आर अवेलेबल, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, कहीं से भी आप लेके उनको, जैसे आप मूंग दाल को स्प्राउट करते हो, यू कैन स्प्राउट देम। स्प्राउटिंग का टाइम थोड़ा डिफर होगा सर, जितना जल्दी और लेंटिल्स होते हैं उससे थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगेगा इन्हें स्प्राउट करने में, बट द प्रोसेस इज द सेम। Yes, it takes usually 5 to 7 days depending on your temperature and your humidity levels. डॉक्टर साहब, आप सदाबहार का जो बता रहे थे, उसके फूलों की पेटल्स यूज करनी है या उसके लीव्स यूज करनी है? दोनों। ठीक है, ठीक है। यस आद्या जी, प्लीज। सर, सार्थोट कितना बेनिफिशियल है इस डाइट में? जो गट माइक्रोबायोम की हमने बात की, तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको कैंसर कॉजिंग जितने जो आप कह रहे हो ना, पेस्टिसाइड्स को, फूड कंटामिनेंट्स को आप हटा नहीं सकते, तो उनको आपकी बॉडी के या ब्लड सेल्स के अंदर जाने ही नहीं देगा वो। तो sauerkraut तो मेरे लिए तो दिन में 2 बार होता है मेरी मील में। तो ओके सर, उसकी आप रेसिपी शेयर कर सकते हैं? ऑलरेडी कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे है। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी इजी रेसिपी, नॉट द
difficult ones that Koreans do. We have a very simpler one. Okay. Yes. अतुल शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? The ProSun program is designed in a very detailed manner within a holistic approach. हम एक ऑर्गन को ठीक करके बाकी ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. You should not do that. कि आपकी जो दवाइयाँ आप खा रहे हो एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए वो आपको अल्जाइमर दे रही हैं, आप ब्रेन हेल्थ के लिए जो दवाइयाँ खा रहे हो वो आपको स्टमक कैंसर दे रहा है, आप हार्ट के लिए जो स्टैटिन ले रहे हो वो आपको कहीं और कैंसर दे रहा है. तो ये सब करना कोई समझदारी नहीं है. आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू डू इट. आप हॉलिस्टिक अप्रोच रखिए, कम से कम दवाइयाँ खा के जीवित रहें, तो आप कैंसर से डेफिनेटली बहुत सालों तक बच सकते हैं, अपने आप को यंग रख सकते हैं, एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं. मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ जी प्लीज. अच्छा सर, जैसे आपने बताया ये रिवर्सिबल है, तो ये डाइट मेंटेन करके, जैसे किसी को एक बार कैंसर हो गया, अगर वो अपने आप को मेंटेन करे एवरी एस्पेक्ट से, लाइक जैसा आपने बताया डाइट और एक्सरसाइज से, उसके बाद भी क्या चांसेस रहेंगे कि ये दोबारा आ जाए, या चांसेस उसके बाद बहुत कम हो जाएंगे? बहुत कम हो जाते हैं. रहेंगे तो सही. आई हैव क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल केसेस राइट नाउ अंडर ट्रीटमेंट. आज हैं भी वो हमारे पास, लेकिन एज शायद ज़्यादा है तो वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे या कुछ. मेरे पास काफ़ी, और हमारे पास आपको पता है होम्योपैथी में सब कुछ हारने के बाद लोग आते हैं, तो मोस्टली स्टेज 4 एक्सेसिव मेटास्टेटिक केसेस आते हैं. तो वो केसेस जिनमें बड़ी बड़ी सर्जरीज हो चुकी है, वन ऑफ द, तो वो सब अभी 2-3 साल के बाद हमने पेट स्कैन रिपीट कराए, MRIs रिपीट कराए. वी डू नॉट सी द रिकरेंस. बट प्रॉब्लम क्या आती है, दे डू नॉट स्टिक टू दिस डाइट, नॉट इवन टू 70% ऑल द प्रोटोकॉल्स. तब वो इतने टाइम तक कर पा रहे हैं. अगर वो पूरी तरह 100% स्टिक करेंगे तो आई एम डेड श्योर कि हम इसको और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं. ओके सर, थैंक यू.